तो हम लास्ट क्लास में ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट को पकड़ चुके थे। आपने कॉन्जुगेट एसिड बेस उस वक्त फ्लो में बहुत बता भी दिए थे। अब थोड़ा सा एक बार दोबारा देख लेते हैं, वहीं से शुरू करते हैं ताकि इसकी लिमिटेशंस के बारे में बात कर पाऊं। एसिड हर वो चीज है जो प्रोटॉन डोनेट करे, बेस हर वो चीज है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे। आर्हेनियस का एसिड और ब्रॉन्स्टेड का एसिड सेम लाइन पे चल रहे हैं, उसमें कोई खास फर्क नहीं किया, यानी कि लिमिटेशंस अभी भी मेरे को लेके चलनी पड़ेंगी। कुछ लिमिटेशंस फिर मेरे सामने वही रिपीट होंगी। तो अब ये जो सी सॉ कॉन्सेप्ट लिखा है, ये मैंने लास्ट क्लास में नहीं पढ़ाया था आपको कि सी सॉ कॉन्सेप्ट क्या है। व्हाट डू आई मीन बाय दिस कॉन्सेप्ट? सी सॉ आप जानते हैं क्या होता है। अगर एक साइड उसकी ऊपर है तो एक साइड उसकी नीचे होगी। इट गोज लाइक दिस, राइट। सीसॉ जो है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसकी दोनों साइड्स ऊपर हो या दोनों साइड्स नीचे हो। तो सीसॉ कॉन्सेप्ट को यहां पे लगाती हूं। जो लोग नोट कर रहे हैं साथ साथ नोट करते रहे, आज काफी इजी है, शुरू का आधा घंटा। अगर मैं आपको कहती हूं ये एसिड है और ब्रॉन्स्टेड लॉरी में रह के कहती हूं, तो आपको पता है ये एसिड इसीलिए है क्योंकि ये एक प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, राइट। तो इसके नीचे मैंने लिखा एसिड और इसके नीचे क्या लिखूं बच्चों? कॉन्जुगेट बेस। तो इसके नीचे क्या आया? कॉन्जुगेट बेस। अब सीसॉ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? सीसॉ कॉन्सेप्ट का मतलब है अगर कोई कॉन्जुगेट एसिड, ये तो वीक है मुझे पता लग रहा है। क्यों वीक है? मैंने इक्विलिब्रियम बनाया। देखिए जो लोग लेट आ रहे हैं, आप उनको देखने के चक्कर में मेरी क्लास की स्पीड मत डाइवर्ट कर दीजिएगा, इधर ही रहिए, अभी आएंगे लोग लेट। सो एसिड, एसिटिक एसिड जो विनेगर के नाम से आप अपने घर में भी जानते हैं यूज होता है, वो एक वीक एसिड है। और आपको अब धीरे धीरे आज की क्लासेस से याद करना है वीक कौन से। स्ट्रांग आप सबको याद रहते हैं, HCl, H2SO4, HNO3 और एक दो और मैंने लास्ट क्लास में शायद परक्लोरिक या आज और दे दूंगी आपको, थोड़े याद रहेंगे। वीक इस चैप्टर में इतने आएंगे कि वीक आपको अब साथ साथ याद हो जाएंगे क्योंकि चैप्टर ही वीक के ऊपर है। तो एसिटिक एसिड CH3COOH इज अ वीक एसिड, तभी मैंने यहां पर रिवर्सिबल का साइन बनाया। सीसॉ कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगर एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रांग। अगर एसिड स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक। दिस इज द मीनिंग ऑफ सीसॉ। एक चीज वीक है तो उससे बनने वाली चीज पक्का स्ट्रांग होगी, 100%। नो स्पेसिफिकेशन हेयर कि कहीं लग रहा है कंडीशंस, कोई टेम्परेचर, नथिंग, नो एक्सेप्शन ऑल्सो। सो अगर ये एसिड है एंड आई एम सेइंग ये एसिड काफी वीक है, हम घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो वीक ही है ये, तो पक्का इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रांग। तो अब मैं यहां इसकी डेफिनेशन लिखती हूं। वीक एसिड का हमेशा इट विल मेक स्ट्रांग कॉन्जुगेट बेस। स्ट्रांग बेस मत लिख देना, कॉन्जुगेट मतलब होता है एसिड से बनने वाला बेस। तो स्ट्रांग कॉन्जुगेट बेस, वाइस वर्सा ऑल्सो। अब मैं एक बेस ले आई इसी तरह से नीचे। ये बेस क्या है? अगेन अमोनिया। और आपको बताया जा रहा है, आदत डाली जा रही है, ये एक वीक बेस है। बेस का मतलब क्या है? एज पर लास्ट क्लास, प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा? NH4 पॉजिटिव। लास्ट क्लास में आप लोगों ने मेरे से सारे कॉन्जुगेट बेस एसिड जो मैंने पूछे थे सबने सही बताए थे। तो ये मेरे पास इसका आगे क्या बन गया? कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड जो बना वो क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक बेस का हमेशा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड होगा। मैं यहां पर लिख रही हूं स्ट्रॉन्ग एसिड, आप भी लिख सकते हैं, एक्सेप्टेबल है क्योंकि आप इक्वेशन में लिख रहे हैं। लेकिन इक्वेशन में लिखने का मतलब आप दिखा रहे हो ये एसिड इसी का कॉन्जुगेट है। बट अदरवाइज आप ये ध्यान रखिएगा, सीसॉ कॉन्सेप्ट में कॉन्जुगेट वर्ड डालना मत भूलना, क्योंकि जब ये वीक बेस है तभी ये पैदा हो पाया स्ट्रॉन्ग एसिड। ये कोई अकेला नहीं मौजूद है, ये कॉन्जुगेट एसिड है। कॉन्जुगेट एसिड मतलब अकेले नहीं बैठा वो उसके प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद बना है। क्लियर सबको? अब अगर मैं कहूं इस रिएक्शन में फॉरवर्ड क्या हो रहा है? फॉरवर्ड क्या हो रहा है? एक चीज बेसिक बन रही है, बेसिक बिहेवियर शो कर रही है। और बैकवर्ड में क्या हो रहा है? एक चीज एसिडिक बिहेवियर शो कर रही है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि मैं पूछ सकूं आपसे, शायद वही लोग जवाब दे पाए जो टोटली क्लास के अंदर घुस चुके हैं मेंटली। अगेन आई एम टेलिंग यू, इसमें
फॉरवर्ड की डायरेक्शन में क्या हो रहा है, बेस बन रही है एक स्पीशीज, बैकवर्ड की डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एक स्पीशीज एसिड बन रही है। कैन यू पीपल टेल मी, ये रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड में जा रहा है कि ज्यादा बैकवर्ड में जा रहा है? हम जब इक्विलिब्रियम बताते हैं कि रिएक्शन का रेट जो है वो फिक्स हो गया, लेकिन वैसे मैं जो पूछ रही हूं इक्विलिब्रियम, क्या ये एरो बनाऊं सही है या ये एरो बनाऊं सही? सेकंड वाला क्यों? स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा इधर आएगा, डिसोसिएट ज्यादा होगा, वीक बेस उधर कम जाएगा। अगर आप ध्यान दें, जो चीज स्ट्रॉन्ग है वो अपना बिहेवियर स्ट्रॉन्ग दिखा रही है, तभी वो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग बिहेवियर क्या है इस वक्त बेस का, इस एसिड का? प्रोटॉन छोड़ दो जी, ये ज्यादा प्रोटॉन छोड़ रहा है, ये चीज वीक है। तभी मैं आपको यहां पर ये कह रही थी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी को ये टेक्निकली आप समझ लेना कि ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, सी सॉ कॉन्सेप्ट यहीं से आया। भाई जब एक वीक होगा, अंडरस्टूड है दूसरा स्ट्रांग होगा, तो एक अगर वीक है तो दूसरा स्ट्रांग होगा कॉन्जुगेट एसिड बेस कपल में या कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में। ये चीज एक्सेप्ट करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े क्वेश्चंस लगेंगे, थोड़े दिन लगेंगे, ये एकदम से नहीं आएगी। लेकिन जैसे जैसे आप सुनना शुरू करेंगे, आपके सामने इसके क्वेश्चन आते जाएंगे, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी। तो मैंने दो एग्जाम्पल से आपको ये बताना चाहा, हमने इनफ टाइम इस पे लगाया, मैं उम्मीद करती हूँ हम लोग नोट भी कर चुके। अब आपके पास ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गए। फिर भी एक दो मैं प्रैक्टिस इसलिए कराना चाह रही हूँ कि लास्ट क्लास किसी ने नहीं भी लगाई ढंग से या भूल के आए हो, तो उनके लिए थोड़ी मेरी मदद करिए। इसमें HCl क्या बनाएगा, व्हाट विल Cl नेगेटिव बनाया, मतलब बच्चों ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से आपने क्या शो कर दिया, एसिड। अमोनिया क्या करेगा, उसी प्रोटॉन को अपने लोन पेयर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, चिपका लेगा, और क्या हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव। इसको अगर मैंने एसिड 1 दिया था लास्ट क्लास में, तो इसको क्या दूंगी, बेस 1। आई नो नाउ इट इज कॉन्जुगेट बेस। इसको अगर मेरे को अब बेस देना है तो मैं क्या दूंगी, इसको बेस 2, क्योंकि बेस 1 ऑलरेडी चला गया। बेस 2, ये बेस 2 जो है इधर आके क्या बनाएगा बच्चों, कॉन्जुगेट एसिड 2। तो अगर आपको कभी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर और दिए जाएंगे, सब्जेक्टिव टेस्ट में दिए जाएंगे, लोकेट करने को कहा जाए, दिस इज बेस्ट वे। कॉन्जुगेट, ये बेस है ना, तो आप यहां पे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर लिख सकते हो, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इस तरह से भी इंडिकेट किया जाता है, बट बेस्ट इज जो किताबों ने दिया है, नीचे ऐसे लिख दीजिए, 1 1 मीन्स अ कपल, 2 2 मीन्स अगेन अ कपल। तो इस तरह से बाकी के आप खुद करेंगे। एक बहुत अच्छा है जो मैं कराऊंगी आपको, वो आपके लिए होमवर्क होगा। एक मेरे को करवाना है जो थोड़ा डिफरेंट है, H2SO4। H2SO4 आप सब लोग जानते हैं, अच्छा प्रोटॉन, स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन डोनर है, ये प्रोटॉन डोनेट करेगा। इसके सामने मैं कौन लेके आई हूं, दिस इज एन इंफॉर्मेशन, ये मेरे को शेयर करने का बहाना चाहिए था, इसीलिए लेके आई हूं। आएगी प्रॉपरली 12th में, लेकिन अभी से एसिड बेस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। HClO4, ये एसिड आपके लिए नया है। HiO4, HbRO4, ये एसिड आपके लिए नए हैं। आपके लिए अभी तक एसिड है HCl, HNO3, H2SO4, बस, ज्यादा से ज्यादा एक एसिटिक एसिड। आपके सुने हुए एसिड्स यही हैं। बट अब आपके लिए एक और एसिड है, तो 2 और 3 आपका होमवर्क होगा, जो आप PDF से देख के आराम से कर लेंगे। इधर आ जाओ बच्चे, यहाँ पे काफी जगह है, दक्ष के पास, गुनीश के पास, इधर सबसे फ्रंट में भी आ सकते हो, राइट, बहुत पीछे जाना पड़ रहा है। अच्छा, अर्पिता के पास। सो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड और HClO4। HClO4 के नीचे मैंने नाम लिखा है पर क्लोरिक एसिड। आयोडीन का देती तो पर आयोडिक एसिड, राइट, पर क्लोरिक एसिड। ब्रोमिक, आयोडीन का देती मैं आयोडिक, क्लोरीन का दिया क्लोरिक। जो भी है HClO4 मैंने आपको एक एसिड, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एसिड, इससे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अब तुम्हें को दोनों ही एसिड दिख रहे हैं, राइट, दोनों के दोनों एसिड दिख रहे हैं। लेकिन लास्ट क्लास में आपसे जिसका भी मैंने कॉन्जुगेट बेस पूछा, कॉन्जुगेट एसिड पूछा, अपने तड़ाक से H+ लगा के या हटा के मेरे को दे दिया, कीपिंग दैट सेम इंफॉर्मेशन एंड कॉन्फिडेंस इंटैक्ट। अगर मैं आपको बता रही हूं इन दोनों में ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट विल बिहेव एज एसिड, तो पहले तो इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। वो क्या बनेगा,
गुड आफ्टरनून। ClO4 नेगेटिव, H तो हटाना ही पड़ेगा मेरे को, ठीक है। ClO4 नेगेटिव। अब उस H का क्या करूं? आप लोगों ने लास्ट क्लास में मेरे को H2SO4 का बना के दिया है H3SO4 पॉजिटिव, जब मैंने पूछा था। तो H2SO4 की मजबूरी हो गई, सामने उसके इतनी ताकतवर चीज आई, it has to surrender its capability to behave as an acid. Now it is behaving as a base. ये बात आर्नियस कभी सपने में भी नहीं बता सकता था कि सल्फ्यूरिक एसिड एसिड नहीं भी हो सकता। अगर अकेला है तो वो एसिड नहीं है, सामने वाटर आए, अमोनिया है तो एसिड है। ये एक स्टेप और आगे बढ़ गए, अकेला है तो एसिड नहीं है, ठीक है। सामने थोड़ा जल्दी करो बच्चे, बैठना, बाकी लोगों के रास्ते में आ रहे हैं आप, ठीक है। सामने अगर आपके कोई ऐसी चीज है जो उससे भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इस H2SO4 नाम के पावरफुल एसिड को क्या बनना पड़ा? बेस। यानी सल्फ्यूरिक एसिड कैन बिहेव एज अ बेस, और ये बिना सबूत के कुछ भी नहीं है, ये मनगढ़ंत नहीं है। तो इसीलिए ब्रॉन्स्टेड लॉरी इतना सक्सेसफुल और इतना वाइडली एक्सेप्टेड है। तो अब मेरे को अगर आप यहां पे पूछें, इसने एसिड बिहेव किया और इसने बेस बिहेव किया, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको लाइन से एसिड्स का डिटेल मिलेगा। सारा डिटेल तो इस लेक्चर में नहीं आएगा, पहले मेरा प्लान था सारा दे दूं, बट 2 दिन से मेरे पास दबा के डेट शीट्स और सिलेबस आ रहे हैं कि आपके स्कूल में दिसंबर एंड में ही पूरा सिलेबस डिमांड कर रहे हैं, तो वो भी कराएंगे, बट मैं कराऊंगी इसी साल एसिड बेस का, चाहे मेरे को बीच में एक ब्रेक करके एक क्लास रखनी पड़े अलग से। मैं 11th क्लास में ही खत्म करा के आपको 12th में भेजना चाहूंगी कि आपका एक हिस्सा इससे रिलेटेड होके रहे। तो पर क्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। आई होप यू विल कीप दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। बीच के 2 मैं अभी आपको करने को नहीं कह रही, यू नो इट इज इजी फॉर यू, ये आप कर लेंगे, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अब या प्लीज, अब आप अगर आके देखते हैं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये रो में ना सिंगल सिंगल बैठे हैं, आ जाओ। अब अगर मैं देखूं, ये तो मेरी लास्ट क्लास की स्लाइड है, मैं दोबारा नहीं पूछ रही, यही मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से कराया था, इसके कॉन्जुगेट बता दो जी, एसिड या बेस, और यही सेम क्वेश्चन डीपीपी में घुसे हुए हैं। इस पे क्वेश्चन आना, अब तक का जितना डिस्कशन है वो सारा खींच लेता है। तो अगर मेरे को चॉइस हो, मेरे को आर्नियस एसिड बेस या ब्रॉन्सेड एसिड बेस पे कोई क्वेश्चन देना है, आई विल चूज दिस, क्योंकि इसको आंसर करना वही कर सकता है जिसने अब तक पूरा समझा है। तो एक और दोबारा मौका मिलता है दोबारा समझने का। क्या सारे आर्नियस एसिड ब्रॉन्सेड एसिड बनेंगे? यस। दोनों की डेफिनेशन सेम है, प्रोटोन डोनर। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, जस्टिफाई, खाली यस लिख के डेफिनेशन लिख के नहीं आ सकते, आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो अगर आप लोग मेरे को आर्नियस के हिसाब से, प्रणव कोई एसिड का एग्जाम्पल दे दो, मैं वही पिक करूं। आर्नियस के हिसाब से चूज एनी एसिड। HCl, राइट। क्या ये ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से भी एसिड होगा? यस, क्योंकि आपके हिसाब से दोनों की दोनों डेफिनेशन क्या कहती हैं? प्रोटोन डोनर्स। एक एग्जांपल तो दिखाओ, वरना इसमें यस के अलावा आपके पास लिखने को कुछ नहीं है, क्या लिखें? दोनों की डेफिनेशन वो भी सेम है, दे आर प्रोटोन डोनर्स। तो एटलीस्ट एक्सप्रेस विद वन एग्जांपल। लेकिन आर्नियस बेसिस जो हैं वो ब्रॉन्स्टेड बेसिस नहीं होते। तो मैंने आर्नियस बेसिस तो खुद ही लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है जब बच्चों से पूछा जाए आर्नियस एसिड HCl आता है, आर्नियस बेस NaOH आता है, उससे ज्यादा बढ़ते नहीं है, तो मैंने कहा मैं ही कर लेती हूँ। मुझे ब्रॉन्स्टेड बेस का कोई एग्जाम्पल दो योशिता, ब्रॉन्स्टेड बेस। NH3। अब अकॉर्डिंग टू आर्नियस बेस क्या होता है? OH डोनेट कर सके, यस। लेकिन अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड क्या ये H एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं। ये लिखना पड़ेगा आपको जब आपके पास सवाल आएगा। अभी तो हम डिस्कस करते हैं कि NaOH इज आर्नियस बेस बिकॉज आर्नियस बेसिस आर OH नेगेटिव डोनर्स। तो OH नेगेटिव डोनर है, ये इसके पास है, बट दिस NaOH cannot behave as Bronsted base because it cannot accept a proton. प्रोटोन एक्सेप्ट करने के लिए क्या चाहिए? लोन पेयर चाहिए और जगह चाहिए, यहां पर वो नहीं है। सिमिलरली किसी को इससे एक्सप्लेन करना अच्छा लगे या किसी को इससे, जिसको जिसमें कॉन्फिडेंस हो। कि मैं आर्नियस को बता के ब्रॉन्सेड ना बताऊं, नहीं, मेरे को तो ब्रॉन्सेड ज्यादा पसंद है। तो मैं ब्रॉन्सेड बेस की डेफिनेशन क्या उठाऊंगी? अमोनिया इज अ बेस बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ अ लोन पेयर विच इज इजिली एक्सेप्टिंग अ प्रोटोन, प्रोटोन एक्सेप्टर है।
लेकिन आरएनएस के हिसाब से बेस वो होता है जो OH डोनेट करे, इसके पास तो O है ही नहीं, तो OH डोनेट कैसे करेगा? तो आपको जो रास्ता अच्छा लगे उसे पिक करिए, लेकिन बिना एग्जाम्पल के इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने का कोई लॉजिक नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं कि all Arrhenius bases are not Bronsted bases. Usually ये इकट्ठा पूछा जाता है, all Arrhenius acids are Bronsted acids, but reverse is not true. Justify. तो तब आपका 1 मार्कर बनता है। वही लिमिटेशन जो आरएनएस की थी वो कॉन्टिन्यूसली सेम चले जा रही है। आपने नॉन मेटल के ऑक्साइड्स को एसिड अभी तक नहीं इंक्लूड किया, डिफाइन किया कैसे हैं वो एसिड, जबकि फेमसली हैं। एसिड रेन हो रही है, हम देख रहे हैं, उसका इफेक्ट भी देख रहे हैं। सिमिलरली बेसिस भी तुम मेटल के ऑक्साइड्स को नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि मेटल के ऑक्साइड्स व्हाई दे आर बेसिक्स, ये अभी भी आपकी डेफिनेशन ने कवर नहीं किया। नोटेड, so that I can move forward to latest. अभी भी इनके हिसाब से तो जो आपको सबसे पहले एसिड बेस बता के भेजे गए हैं आप 10th से, मेटल के ऑक्साइड और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, उनको तो ये भूले बैठे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट नाम का सॉल्ट बनता है, वो एक फेमस एसिड बेस रिएक्शन है, फिर भी इसके अंदर कोई प्रोटॉन इन्वॉल्व ही नहीं है। अगर मैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी की डेफिनेशन को सही मानूं तो प्रोटॉन लिया और दिया जाता है। आपने इतने पीछे बता भी दिए मेरे को, परक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड वाला केस ले लूं, यहां कोई प्रोटॉन ना लिया जा रहा है ना दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी ये ऊपर वाला रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन कैसे है, क्यों है, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे को अभी भी डेफिनेशन ठीक नहीं लगती। दूसरी लिमिटेशन, BF3 AlCl3 भी इस डेफिनेशन में कवर नहीं किए। अब मेरे को मेरी क्लास से कुछ चाहिए। अगर मैं कहूं BF3 और AlCl3 के बारे में कमेंट एनीथिंग, कुछ। प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, करेक्ट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसका 6 स्टेट है, करेक्ट। और हाइब्रिडाइजेशन बता दो लगे हाथ तो, जब किसी ने ज्योमेट्री बताई है। sp2 दोनों एक ही ग्रुप के हैं, बोरोन फैमिली, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम। ये सब के सब मैंने डॉट 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 लगा रखा है, यानी बहुत सारे हैं ऐसे कंपाउंड्स जो इसने अभी तक कवर नहीं किए। आपको पता भी नहीं ये एसिड है कि बेस है, लेकिन इस डेफिनेशन ने कवर नहीं किया, तो मेरे को पता ही नहीं मैं क्या लिखूं लिमिटेशन में। दे आर एसिड्स और बेसिस, पता नहीं। दीज कंपाउंड्स आर नॉट कवर्ड ऑल्दो दे शो दीज प्रॉपर्टीज। व्हाट प्रॉपर्टीज? नाउ आई नीड टू नो लेटेस्ट डेफिनेशन विच कवर्स एटलीस्ट 90% ऑफ द कंपाउंड्स। 5-10% छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरे को एक ऐसी डेफिनेशन चाहिए जो मैक्सिमम केसेस ले ले। सारी 12th में एसिड बेस इस पे आएगा, लुईस कॉन्सेप्ट पे। ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिर्फ 1-2 जगह ऑर्गेनिक में काम आएगा, जहां आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ रटी नहीं जाएगी, उसकी हिंट के लिए बहुत अच्छा काम आएगा, और वो इसी साल हम ऑर्गेनिक के अंदर लेंगे। सो लुईस कॉन्सेप्ट क्या है? इसने कहा तुम प्रोटॉन भी साइड में करो, तुम OH भी साइड में करो। बित्ते से कंपाउंड्स 25-30 को मिला के तुमने डेफिनेशन बना दी और हजारों छूट गए। तो उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया, लुईस कॉन्सेप्ट। आपको पता है लुईस आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी पॉपुलरली पढ़ा है, अब लुईस फिर पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन में क्या है भाई? अब सारी केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन पे है, तुम प्रोटॉन क्यों उठा के ला रहे हो? गलती तो होनी है। गलती तो नहीं कहूंगी, रेदर कंप्लीटली कवर तो चीजों को नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने कहा अब से एसिड और बेस के लिए ना तो आप प्रोटॉन देखोगे ना आप OH देखोगे, आप सिर्फ एक चीज देखोगे, हर वो चीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का अवेलेबल है। कुछ भी लोन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन कौन से डोनेट होंगे? जिसके लोन पेयर्स, जो लोन पेयर्स है वो डोनेशन के लिए अवेलेबल होते हैं। तो हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है वो क्या है? बेस। हर वो चीज जिसकी जरूरत है, मजबूरी है या शौक है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का, वो क्या होगा? एसिड। चलो लिख रहे हैं उनको, 1 मिनट के लिए रोकूंगी। सिर्फ अगर ये डेफिनेशन देख लियो, 1 मिनट रुकना। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है एसिड, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है बेस। पनव क्या लगता है ये क्या होंगे, एसिड की बेस? स्टार्ट तो मुझे लिमिटेशन से ही करना चाहिए। बेस, क्योंकि इनके पास लोन पेयर है। बेस क्या होता है? जिसके पास लोन पेयर होता है। लोन पेयर दिख तो नहीं रहा मेरे को, बोरोन का बना देती हूँ तुमको। वैलेंस शेल में कितना होता है बस, बाकी लोग नहीं पता है। 2 ऑप्शन है, इसमें से एक गलत है तो दूसरी सही होगी। सो नाउ आई एम नॉट आस्किंग आंसर, पूछ लिया मैंने जिससे पूछना था। बोरोन के पास वैलेंस शेल में होते ही 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लो, इसका एटॉमिक नंबर होता है 523।
पुराने जमाने की कॉन्फ़िगरेशन और नए जमाने की 1s2 2s2 2p1। तो वैलेंस शेल में वो 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बना लिए, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसका सिक्सटेट है। और हमने केमिकल बॉन्डिंग में बैक बॉन्डिंग की है, बैक बॉन्डिंग में भी हमने ये बात देखी है कि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं, अपने ही लोन पेयर मांगना चाहेगा। एक पूरी क्लास ब्रिज और बैक पे लगाई थी। तो BF3AlCl3 वो ये जो वो फैमिली मेंबर्स हैं, ये इस डेफिनेशन में ऑटोमेटिकली किस कैटेगरी में आ जाएंगे? एसिड में। ये सिर्फ मैंने कनेक्ट करने के लिए चाहा, मेरे को पूछना और सही आंसर एक्सपेक्टेड नहीं था, सिर्फ आपको कनेक्ट करवाया कि लुईस किधर से शुरू हुआ, जिधर बाकी फेल हुए। उसने शुरुआत वहां से की कि तुम 40 चीजों को एसिड बेस डिफाइन करके चल रहे हो, वो जो 400 बची हुई क्यों ना उसको डिफाइन करे, 40 छोड़ देंगे। सो लुईस ने वहां से पिक किया। सो इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होंगे? बेस। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होंगे? एसिड्स। मुझे बताइए, जितने भी मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं सारे के सारे बेस हैं। अब नोट करना, कंटिन्यू कर सकते हैं। सारे के सारे बेस हैं। क्यों? खुद सोचिए, और कोई खटक रहा हो तो मुझे बताइए। अनहर बहुत पीछे पहुंच गए हो, दिखाई दे रहा है? नहीं तो आगे आ सकते हो, अविनाश के पास सीट है, कनुष के पास है। जितने भी मैंने केसेस बनाए ये सारे के सारे बेस है। क्यों? देखिएगा, क्योंकि या तो इनके पास लोन पेयर है, लोन पेयर वाले को बड़ा शौक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। क्यों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का शौक क्यों होता है? एक बॉन्ड बन रहा है, स्टेबिलिटी आएगी भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएंगे, स्टेबिलिटी आएगी, व्हाई नॉट। और जिनके पास नेगेटिव चार्ज है उनकी मजबूरी है, वो नेगेटिव चार्ज रख नहीं सकते, वो ढूंढेंगे कहीं से प्रोटॉन मिल जाए, कहीं से सोडियम कैटायन मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, हमारा नेगेटिव चार्ज ले जाए। तो एवरी एनायन इज लुईस बेस, every lone pair consisting species is Lewis base. Yes, exception are there, won't be discussed in this chapter. It will be part of GOC, general organic chemistry, जो अगला चैप्टर होगा। इसके एक्सेप्शन वहां मिलेंगे, स्पेशल केसेस वहां मिलेंगे, यहां नहीं। तो यहां तो सिर्फ डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन का पोस्टमार्टम आगे जाके होगा। तो ये मेरे पास, यानी कि आपको एनायन देखूं तो मुझे अंदाजा होना चाहिए लुईस बेस हो सकता है ये, क्योंकि एक्सेप्शन दिमाग में रहे तो डरते हैं हम लोग। यस, इट इज अ लुईस बेस। अब जो मैंने लिखा है आप लिखिए, मैं धीरे धीरे बोल रही हूं उसको। ऊपर के एग्जांपल्स हो गए थे सबके पास। अब मैं अगर बोलूं क्या लिखा है मैंने, सारे लुईस बेसिस के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए। ठीक है, ये डोनेशन किसी को भी हो सकता है, इवन प्रोटॉन को भी हो सकता है। ऑल लुईस बेसिस। अब मैं लुईस को और ब्रॉन्स्टेड को कनेक्ट कर रही हूं। लुईस कहता है जिसके पास लोन पेयर है वो लोन पेयर डोनेट करके क्या बिहेव करेगा? बेस। वो लोन पेयर प्रोटॉन को भी तो डोनेट कर सकता है। यस, यानी सारे लुईस बेसिस प्रोटॉन एक्सेप्टर बन गए। अगर सारे लुईस बेसिस प्रोटॉन एक्सेप्टर बन गए तो वो ब्रॉन्स्टेड बेसिस भी तो बन गए। That is why I can say all Lewis bases are Bronsted bases also. उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको ये चाहिए, तो यही लाइन मैंने नीचे लिखी, therefore Lewis base are Bronsted bases also, but yes, reverse is not true. वो ऐसे अभी नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे why reverse is not true. बट बेसिस के लिए कॉमन लिंक ध्यान रखना, लोन पेयर देना है प्रोटॉन को दे, यस, प्रोटॉन आसपास हो तो उसको देगा, मींस लुईस बेस और ब्रॉन्स्टेड बेस एक लाइन में है। तो देखो फायदा उठ गया इसका, मैंने लुईस के सारे बेसिस डिफाइन करते हुए ब्रॉन्स्टेड बेसिस भी कवर कर लिए। तो बेसिस में तो मेरे को कोई लिमिटेशन रिसीव ही नहीं होगी, अब जो हो रही थी उसको सॉर्ट करेंगे। तो ये क्लियर सबको, सबके पास नोट हो गया ये? सो लुईस बेसिस, एवरीवन गुड टू गो। टेस्ट में अगली क्लास में आपसे पिक कराएंगे और अभी डीपीपी में भी मैं पिक कराने की कोशिश करूंगी, आई होप आप कर पाए। लुईस एसिड थोड़ा डिफरेंट है, जो अब तक तीनों ने कवर नहीं किया, दोनों ने कवर नहीं किया, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी और आर्हेनियस। तो लुईस को जरा आप मेरे साथ एसिड को ध्यान से समझिएगा। हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, एक तो आपने ढूंढी ली, जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होंगे उन सब की मजबूरी है, उनको एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। आंख बंद करके दे आर लुईस एसिड्स, आंख बंद करके। तो बोरोन के सारे हैलाइड्स एसिड्स हैं, यस। बोरोन के सारे हैलाइड्स एसिड क्यों है? क्योंकि उसका सिक्सटेट है, उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, वो लुईस एसिड है। अगले चैप्टर में लुईस एसिड, लुईस बेस बहुत आने वाला है, तो वहां इसमें इस टॉपिक की आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। जब हम कहेंगे कैटलिस्ट के तौर पे लुईस एसिड चाहिए, निकालो लुईस एसिड, फिर आपसे पूछूंगी, आप पन्ने खोलोगे लुईस एसिड कौन कौन से थे, वो हम
प्रपोज करेंगे, इंडस्ट्री कौन से को सिलेक्ट करेगी, जो सस्ता हो, रखना आसान हो, डेंजर ना हो जिसमें। तो इस तरह से हम आगे अगले चैप्टर्स में इनको इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा ये सबके सब लुईस एसिड हैं बिल्कुल। इसको मैंने डायग्रामेटिकली केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में सेम क्वेश्चन मैं यहां भी बता रही हूं। मेरे पास BF3 है प्लेनर, अभी आप लोगों ने बताया इसकी ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर होगी, हाइब्रिडाइजेशन पूछी तो sp2 होगी, और सिक्सटेट है। सिक्सटेट है तो इसका p अनहाइब्रिडाइज्ड खाली पड़ा है, खाली p पड़ा है, उसमें क्या करेगा, सामने इसके आ गया, अब कौन आ गया, लुईस बेस। अब मैं इसको अमोनिया बोलने के बजाय आज की क्लास में क्या बोलूंगी, तो लुईस बेस है, लोन पेयर लेके खड़ा है। इस लुईस बेस ने इस लुईस एसिड को अपना बॉन्ड कोऑर्डिनेट बनाने को दे दिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना मतलब। और आज के बाद हमें पता चलता है एसिड बेस रिएक्शन ऐसा भी होता है जिसमें वाटर नहीं बन रहा, सॉल्ट और वाटर नहीं बन रहे, ना तो ये सॉल्ट दिख रहा है मेरे को, ना वाटर बन रहा है इसके अंदर, क्योंकि प्रोटोन और OH का लेना देना ही नहीं है एसिड बेस के उसमें। अगर मैं लुईस की डेफिनेशन के अंदर रह के बात करूं तो एक्चुअली में लुईस की माने तो, ये मेरे विचार नहीं है, लुईस की माने तो एसिड बेस रिएक्शन तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। चेक करना मेरी इस बात को, मैं सही बोल रही हूं। एसिड बेस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें इतनी एनर्जी रिलीज होती है, हाथ जल जाता है हम लोगों का, वो तो फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, मानना पड़ा। यस, जब तक हम इसके अंदर हैं हमें मानना पड़ेगा, ये तो एसिड बेस फॉर्मेशन है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन है, एसिड बेस रिएक्शन है, डन। यानी लुईस को अगर मैं क्लोज करूं डेफिनेशन को, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या हुए बच्चों, एसिड्स, इलेक्ट्रॉन डोनर क्या हुए, बेसिस। इन दोनों के साथ अब अगर मैंने बेस की तो बात बोल दी पिछली स्लाइड में, सारे लुईस बेसिस आर ब्रॉन्स्टेड बेसिस आल्सो, लेकिन लुईस एसिड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का प्रोटॉन डोनर से कोई लेना देना नहीं है। ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या था, प्रोटॉन डोनर, राइट, और लुईस एसिड क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। देयर इज नो लिंक इन बिटवीन टू, so I cannot say that Bronsted acids are Lewis acid. No, Bronsted acids are not acids according to Lewis. समझिए, और कोई कंफ्यूजन है मुझे बताइए। ये सिर्फ डेफिनेशन चल रही है, आप बेस कैसे ढूंढोगे, आंख बंद करके जिसके पास लोन पेयर नेगेटिव चार्ज है उसको बेस बताना है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जगह हो या मजबूरी हो वो एसिड। अभी हमने मजबूरी वाले केस देखे हैं जिनका सिक्सटेट है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो दौड़ के एसिड बनेंगे। अब हम ऑप्शन वाले केसेस देखेंगे कौन कौन लुईस एसिड बन सकता है, अभी तो सिर्फ डेफिनेशन कोट हुई है। All Bronsted acids are not Lewis acids. Bronsted acid क्या होते हैं, जो प्रोटॉन डोनर हो, और लुईस एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो। तो मैं इसको जस्टिफाई करने लगूं तो कोई एग्जांपल चाहिए होगा अनंत, कोई भी लुईस एसिड का एग्जांपल दो। अब ये भी क्या इसलिए पूछ रही हूं, BF3। BF3 क्यों एसिड है ये तुम लुईस की डेफिनेशन से बता लोगे। क्या ये ब्रॉन्स्टेड एसिड बन सकता है, ब्रॉन्स्टेड एसिड बनने के लिए इसको प्रोटॉन एक्सेप्ट करना है, इसके पास प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का, H+ एक्सेप्ट करने का कोई रीजन ही नहीं है। So it will behave as acid according to Lewis, but it will not behave as acid according to Bronsted. This answer is difficult to create. I agree. इसीलिए टेस्ट अगली क्लास में रखना पड़ा मेरे को शुरू में, कि ये आंसर्स क्रिएट करने में आपको थोड़ी सी बुद्धि लगेगी, थोड़ी सी तैयारी लगेगी। आई डोंट वांट टू ruin द टॉपिक। सो आपको ये खुद सोचना होगा, एक एग्जांपल के थ्रू बताओगे, वैसे तो क्या बताओगे, इसके अंदर क्या लिखोगे, मतलब खुद ही सोच लो कोई एक एग्जांपल जो पसंद आता हो। ब्रॉन्स्टेड एसिड उठा लाओ कोई, HCl, उससे एक्सप्लेन कर दो, जो आसान लगता है वो पकड़ना, किसी को इंप्रेस करना नहीं है हमने। या लुईस एसिड उठा लाओ कोई, उससे एक्सप्लेन कर लो, भाई दोनों डेफिनेशन के हिसाब से एसिड नहीं है। क्लियर एवरीवन, कुछ और आगे चले। अभी लुईस, हाँ जी बोलिए। आप बेस को बेस से कंपेयर करोगे और एसिड को एसिड से कंपेयर करोगे, ये तो अभी ये तो पूरा यही तो लिखवाया। आप कोई भी एग्जांपल पिक कर लो, बताओ क्या पिक करना चाह रहे हो। मान्या, लुईस बेस अमोनिया पिक कर लो। Why it is Lewis base? Because it has a lone pair to donate. Why it is not Bronsted base? Why it is Bronsted base? Sorry, because ये लोन पेयर किसी प्रोटॉन को डोनेट हो सकता है। हाँ, तो प्रोटॉन को डोनेट होने का मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन एक्सेप्टर बन गया। दैट्स व्हाई आई सेड जो लुईस बेस है वो लुईस बेस अपना
लोन पेयर अगर प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, जो कि कर सकता है, तो लुईस बेस और ब्रॉन्स्टेड बेस एक ही बात हो गई, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड बेस है प्रोटॉन एक्सेप्टर। देखने का नजरिया बदल गया। ब्रॉन्स्टेड देखता है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले, लुईस देखता है जो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करने जरूरी है, तो बोथ आर वन। दैट्स व्हाई आई कैन से ब्रॉन्स्टेड बेस और लुईस बेस एक ही बात है, लेकिन ब्रॉन्स्टेड एसिड और लुईस एसिड एक ही बात नहीं है। और ये कंफ्यूजन आना बड़ा वैलिड है, बड़ा जायज है, आता है। तो इसको एक बार अपने हाथ से भी लिखिएगा, सोचिएगा, तब जाके आपको ये करेक्ट मिल पाएगा। राइट? क्लियर है सबको? ये एसेशन पे आओ भाई। जो लिमिटेशन हमारी चल रही थी लुईस एसिड का, पहली खास बात क्या थी? उन्होंने उनको चूज किया जो बाकी डेफिनेशन कवर नहीं कर पा रहे थे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। अभी थोड़ी देर इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत होना, डिस्ट्रैक्ट होने वाला टॉपिक आने वाला न्यूमेरिकल्स। अभी इधर उधर एक दूसरे के कंफ्यूजन में मत घुसना। सेकंड इंफॉर्मेशन आए उससे पहले मुझे ये बताइए, ये भी पुरानी दोनों डेफिनेशन स्ट्रगल कर रही थी कि इनको एसिड कैसे बताऊं। SO3 जो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है एटमॉस्फेयर में, वो इसी गैस के वाटर के साथ, रेन वाटर के साथ कंबाइन करने से ही तो बनता है। तो we know that it is acidic. No other definition was able to tell. How should I tell that these two belong to base and acid category respectively? लुईस ने इस पे भी शुरुआत की कि आपका कैल्शियम ऑक्साइड देखिए, मैंने ऐसे खोल के लिख दिया, और SO3 मैंने ऐसे लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा डेफिनेशन के ऊपर। किसी चीज को एसिड बनने के लिए क्या चाहिए? लुईस की डेफिनेशन के अंदर रहिएगा, फोकस यहीं रखिएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर, कहीं से एक बॉन्ड आ जाए, इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाए, एक ही बात है। जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड सामने आया, सल्फर ट्राइऑक्साइड ने क्या किया? पाई बॉन्ड है, बहुत लेबाइल, वीक, तुरंत टूटेगा। टूट के किसके पास जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास। ऑक्सीजन ही खींच रहा है, तो पाई बॉन्ड उसको देख के टूटा, और अपने अपने ऑक्सीजन पे इसने क्या दे दिया? नेगेटिव चार्ज। क्यों किया ऐसा? सल्फर को अपना कोवेलेंस एक्सपैंड करना था, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल मौजूद है, खाली डी ऑर्बिटल है। मैंने कहा ना, कुछ की तो मजबूरी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, कुछ का शौक होता है। इनका शौक क्यों है? बॉन्ड और बन रहे हैं, और क्या चाहिए? इफ आई एम एबल टू मेक मोर बॉन्ड्स, आई विल बी मोर स्टेबल। यहां कुल मिला के कितने बॉन्ड्स बने हैं? 6। वहां कितने बने हैं? 6। लेकिन अब आपने यहां के 6 बॉन्ड गिने, बाई चांस आप ये भूल जाते हो कि इधर कुछ और भी तो होगा ना, 8 बॉन्ड तो होंगे ही। सो एनीवेज, उस वो धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। मैं भी उसको आयन ही रखूं, क्योंकि ये मैं एनसीईआरटी से बाहर निकल गई हूँ। एनसीईआरटी की लुईस ऐसी डेफिनेशन होगी। अब जो लुईस चल रहा है वो टोटली जेई नीट के लिए चल रहा है, तो एनसीईआरटी वाले इसमें ज्यादा नोट ना करें। तो अब जब पाई बॉन्ड हुआ, टूट के ओ पे गया, और जैसे ही टूट के ओ पे गया, सल्फर की वैलेंसी तो फ्री हुई। सल्फर तो 6 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है, उसका हमने एक एक बॉन्ड तोड़ा, और उसने कहा आई कैन एकोमोडेट योर 1 मोर ऑक्सीजन, आ जाओ। मैंने एकोमोडेट कर लिया। 1 more oxygen is coming with electrons. It is electron acceptor. तो आपको इतना लंबा रास्ता बताने में शॉर्टकट भी दूंगी, लेकिन लंबा रास्ता पता होना चाहिए कि कोई असर्शन, रीजन, कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन इसके एक्सप्लेनेशन पे आ गया तो इट इज बिहेविंग एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, दैट इज व्हाई इट इज लुईस एसिड। और इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है अपना, इट इज बिहेविंग एज लुईस बेस, और ये बन गया सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब क्या होता है सही मायने में? कैटायन और एनायन, दैट इज सॉल्ट। वाटर तो अब खत्म ही हो गया सीन में। तो इस हिसाब से मेरे को कैसे पता चलेगा? हर जगह में ये एरोज बनाऊंगी तो मेरे लिए तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, मुझे तो क्विक चाहिए। तो उस क्विक के लिए भी आपके लिए हिंट आ रही है। ये तो बस मैंने बताया कि इसको आप समझ लें। इसको लिखने के लिए शॉर्टकट में तीसरा पॉइंट मैंने ऑलरेडी बना रखा है, सेम इंफॉर्मेशन को। इसके बाद क्या मैं ये कह सकती हूं, आप ही लोग बताइए, सारे कैटायंस लुईस एसिड होंगे? कैटायन नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर आपने किसी वजह से कैटायन बनाया, उसको तुरंत क्या चाहिए भाई? इलेक्ट्रॉन दो। चार्ज स्पीशीज नेचर में फॉर अ सेकंड भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ऑल कैटायंस आर लुईस एसिड। आप सोचिए, कवरेज देखिए इस डेफिनेशन की। सब कैटायंस को ढूंढ के क्या बना दिया इसने? लुईस एसिड, एंड इट इज हैपनिंग। ये मैंने लुईस बेस क्यों बोला, देख सकते हो एवरीवन? क्यों बोला है वाटर को लुईस बेस? लोन पेयर है, लोन पेयर है तो लुईस बेस हो गया। कैटायन है ये तो वैसे ही मरा जा रहा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, ये लुईस एसिड हो गया। इनका रिएक्शन ये रहा। यस, दिस रिएक्शन इज न्यू फॉर यू, बट सारे कैटायंस लुईस
एसिड होंगे, ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इतने को नोट करिए AlCl3 तक, फिर मैं नीचे एक बार दिखा भी दूं हाउ दिस बॉन्ड फॉर्मेशन इज हैपनिंग। तो कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर जा रहा है, वो चीज आप समझ लीजिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रही है वो चीज लुईस एसिड बन गई। इत्मीनान से नोट करिए इसको। होंगे जरूर, पुअर होंगे होंगे। तो कैटायंस भी लुईस एसिड का काम करते हैं। ये आपका किया हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में, मेरी डीपीपी के क्वेश्चंस में है, बिफोर एंड आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी कि नहीं। यही सेम क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में भी है। AlCl3 को मैं Cl नेगेटिव दूं, अब हमारा प्रोस्पेक्टिव क्या हो गया, ये ढूंढना कौन सा बेस है कौन सा एसिड। चेक स्टेटमेंट ठीक है मेरी, कौन सा लुईस बेस कौन सा लुईस एसिड। तनुष क्लियर है क्यों AlCl3 को मैंने एसिड लिखा है? क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे को आता है मैम को आता है बाकी मेरे को कंफ्यूज होने का चांस है, तो लिख दो यहां पर इसका 6 स्टेट। ये आपका अपना कंट्रीब्यूशन होता है अपने नोट्स में, कि मैम को तो आ गया फटाक से बोल गई लेकिन हमें नहीं आया। अपने लिए लिखिए ये क्यों लुईस एसिड है, क्योंकि इसका 6 स्टेट है। और ये लुईस बेस क्यों है, और अगले चैप्टर्स में इतना ज्यादा आना है कि आपको शायद दोबारा यहां आना ही ना पड़े, क्योंकि ये बहुत बहुत आएगा। तो इसको डायग्रामेटिकली भी दिखा दिया मैंने, ताकि आप विजुअलाइज करके अंडरस्टैंड कर सकें हाउ इट इज पॉसिबल टू बिहेव एज लुईस एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली फॉर दीज टू। ये आराम से आपको अब समझ आ जाएगा, और ऑब्जेक्टिव भरे पड़े मिलेंगे इसके। इनमें से कौन सा लुईस एसिड हो सकता है, एक भी कैटायन नहीं देंगे, एक भी तुमको सिक्सटेट वाला नहीं देंगे। जिसके पास भी खाली डी ऑर्बिटल मौजूद है वो सारे लपक के लुईस एसिड बन सकते हैं। सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिख देती हूं ताकि आपको याद आ जाए मैं क्या बात कर रही हूं। 3s2 3p2, ये सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन है। इसका 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके 3p3 बनाएगा और 4 बॉन्ड बन जाएंगे। लेकिन इसके पास क्या चीज खाली पड़ी है, 3d। तो अगर आसपास कोई लुईस बेस आया तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा कि आप मेरे डी ब्लॉक और डी ऑर्बिटल खाली पड़े हैं, आ जाओ लोन पेयर लेके, दोनों का बॉन्ड बन जाएगा, दोनों ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे हैप्पीली। तो अब आयरन के, अकेले आयरन के पास भी मैंने ये 2 एग्जांपल इसीलिए लिखे हैं कि अगले चैप्टर में सबसे ज्यादा कैटलिस्ट के तौर पे यूज होने वाले आयरन FeCl3। आप लोगों ने किसी ने लास्ट क्लास में कैटलिस्ट के 1-2 एग्जांपल्स दिए भी थे मेरे को, शायद मैंने पूछे थे तो उसमें ये आए थे मेटल्स। सो जो भी आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ इस इरादे से कि आने वाले चैप्टर्स में वो सबसे ज्यादा यूज होने हैं। अगला पॉइंट, फोर्थ, ये लास्ट है बस लुईस एसिड बेस के लिए। फोर्थ पॉइंट देख के समझ आ रहा है, देखना एक बार क्या लिखा है मैंने, शॉर्टकट दिया है। वो SO3 का शॉर्टकट ये है कि आप वो घुमा घुमा के एरोस तो नहीं देख पाओगे अभी, वी आर लिटिल अर्ली। तो मैंने हिंट लिख दी सीधे, अगर 2 डिफरेंट एटम्स के बीच कहीं भी आपको पाई बॉन्ड मिले, आंख बंद करके उसको क्या डिक्लेयर करेंगे, एसिड। एसिड ही चल रहा है अभी, उसको आप डिक्लेयर करेंगे लुईस एसिड। SO3 में भी यही था, CO2 में भी यही है। NO3 ले आओ, NO2 ले आओ, कोई मर्जी नॉन मेटल का ऑक्साइड ले आओ, सारे के सारे क्यों एसिड हैं, लुईस ने अपनी डेफिनेशन में कवर कर लिया। बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी हो गया कवर। आपके सामने एग्जाम्पल भी है, नोट कर लेना, और नीचे एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का भी डिटेल मत पूछना, ये क्लास 12th में आएगा, ये तो 11th में ही आ जाएगा अगले चैप्टर में, और ये आपके पास +2 में आएगा। डिस्कस करेंगे व्हाई दे आर नॉट लुईस एसिड्स, जबकि इस डेफिनेशन के हिसाब से होने चाहिए। यही 2 एक्सेप्शन की बात कर रही थी मैं। इसकी कोई लिमिटेशन है, इसकी कोई कमी है, तो पहले मैं आपसे पूछती हूँ, लुईस की आपने पूरी डेफिनेशन सुनी, सायांश, HCl इज एसिड और बेस अकॉर्डिंग टू लुईस, सबसे बेसिक। लुईस तुम्हें पता है एसिड है, मैं नहीं पूछ रही। यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि आपको उस डेफिनेशन में रह के सोचना है। क्या डेफिनेशन के हिसाब से तुम HCl को एसिड बोल सकते हो? इलेक्ट्रॉन कौन सा एक्सेप्ट कर रहा है ये? सबसे बेसिक एसिड्स, बेसिक नहीं सॉरी, सबसे जनरल एसिड्स, HCl, H2SO4, HNO3 को इन्होंने कवर ही नहीं किया, भूल गए क्या करना है उसको, तुम सारे कवर किए बैठे हो। व्हाट इज द रोल ऑफ लुईस, जो कवर नहीं हो पा रहा था मैं उसको पकड़ूं। HCl, H2SO4, HNO3 प्रोटॉन डोनर होने की वजह से एसिड है, या आपको पता है एसिड है इसीलिए एसिड है। अगर मैं लुईस के अकॉर्डिंग पूछूं, तो अगर आपके पास आए ना चूज लुईस एसिड्स,
फ्रॉम द फॉलोइंग प्लीज डोंट चूज HCl H2SO4। ये कैसे एसिड नहीं है? ये तो बच्चा बच्चा जानता है एसिड है, लुईस नहीं जानता ये। लुईस एसिड HCl H2SO4 HNO3 नहीं है, क्योंकि वो कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है, उनमें सब ऑक्टेट फुलफिल्ड है सब कुछ। तो लिमिटेशन में सबसे पहले मेरे को यही आना चाहिए, ये वाले एसिड्स तो एसिड्स हैं ही नहीं लुईस के हिसाब से, वैसे एसिड्स हैं। दैट इज वाई तीनों डेफिनेशंस पढ़ाई जाती हैं, तीनों यूज होंगी। आप किसी भी डेफिनेशन को छोड़ के आगे बढ़ नहीं सकते क्लास 12th में। ये बड़ी मतलब बहुत ही जनरल सी डेफिनेशन बना दी। हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले एसिड, पता नहीं वो एसिड बेस की अभी और आ रही है लिमिटेशन, उसका थोड़ा सा झटका लगता है हमको। है तो यही तीनों, काफी जनरल थी। सारे कैटाइंस को तुम लुईस एसिड बता रहे हो, क्या पता उसमें से कुछ कैटाइंस कैटाइंस कोई 1 2 10 थोड़े ही हैं। इसका मतलब इट्स हाईली जनरल, नॉट वेरी स्पेसिफिक। तो ये एक इसकी कमी है कि सबको ही तुमने बना दिया इस तरह से। तो वो उसमें एक्सेप्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं, बहुत ज्यादा। पहली वाली लिमिटेशन समझाने की जरूरत है, बाकी तो समझाने की जरूरत नहीं है। आपको मैं डेफिनेशन बताते वक्त इस हिसाब से बता के चलियूं कि आपको लिमिटेशन दिख जाए खुद ही। न्यूट्रलाइजेशन इन्वॉल्व कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन मैंने दिखाया। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बहुत स्लो होता है, राइट? कहीं भी आप रिएक्शन देखते हो, चैप्टर पहला जो है ना आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें हमने भी डीपीपी और टेस्ट में क्वेश्चन डाला और एनसीईआरटी में भी है। व्हाई दिस रिएक्शन इज इंस्टेंटेनियस, वेरी फास्ट? AgNO3 NaCl, कुछ ऐसा रिएक्शन, क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व है, इसीलिए एक रिएक्शन स्लो है और एक रिएक्शन बहुत फास्ट है। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इज स्लो, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इज इंस्टेंटेनियस, एक्सप्लोसिव, फास्ट। अगर एसिड बेस रिएक्शन रियलिटी में हम सोचें और सुने, बहुत फास्ट होता है। आपने कहीं तो सुन रखा होगा, एसिड हाथ पे गिर जाए तुरंत जल जाएगा, वो 1 मिनट नहीं देता आपको कि आप उसको हटा लें या उसको क्योर कर लें। इट इज वेरी फास्ट। आपको लैब्स में या 10th क्लास में बताया गया होगा, टेस्ट ट्यूब को टेढ़ा करके ही वाटर डाल के डाइल्यूट करना चाहिए। एकदम से डालोगे तो एसिड विल स्पिल ऑन योर हैंड्स बिकॉज इट इज वेरी फास्ट रिएक्शन। सारी डेफिनेशन की ऐसी तैसी करने को हम खड़े हो गए यहाँ पे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, जबकि आपके हिसाब से चलें तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ये बहुत स्लो होना चाहिए। दिस इज अ वेरी बिग लिमिटेशन, अनआंसर्ड टिल डेट। अभी तक कोई और डेफिनेशन आई नहीं है कि हम इसको आंसर कर सकें। हमारा काम चल रहा है, बाकी दोनों हमने डिस्कस कर ली, नोट आप सबने कर ली। इन दोनों में से ये डिस्कस करना पड़ता है, वरना आपका डाउट आता है। इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड होगा और क्यों? तो डेफिनेशन के हिसाब से एटलीस्ट आपको ये तो पता चल गया सारे कैटाइंस एसिड होते हैं। अगर आपके पास नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी से शेयर करिए, वैसे तो हमने लास्ट क्लास में प्रिंट दिया होना चाहिए, और उस प्रोसेस में ज्यादा टाइम मत लगाइए। और फिर भी मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। इन दोनों में से आपकी गट फीलिंग मेरी क्लास बताए भाई, क्या लगता है कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? क्यों? वजह? आर्यन क्यों? इलेक्ट्रोपॉजिटिव दोनों हैं, दोनों पे अगर मैंने आर्यन पॉजिटिव 1 चार्ज दे दिया ना, मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो दोनों है। Na और Hg पूछती बात अलग थी, Na प्लस और Hg प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज तो दोनों के पास है, +1 ही है चार्ज। हाँ जी, कोई अंदाजा अपनी तरफ से? एनी गेस? आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग करेक्ट आंसर, सो वो लोड मत लो। साइज और कॉन्फ़िगरेशन दो चीजें आई हैं, चलो जहां से साइज आया उनको बता दूं। साइजेस भी इनके ऑलमोस्ट सिमिलर से ही हैं, कुछ खास फर्क नहीं मिला साइजेस में भी, बहुत थोड़ा सा फर्क है। फिर आया कहीं से कॉन्फ़िगरेशन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, 2s2 2p6, क्योंकि 3s बनाना निकाल लिया गया। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? वैसे सिल्वर का बता दूं, कॉपर से मिलती जुलती है, और कॉपर अगर आपको पता हो D9 4s2 होता था, और हम एक इसको बोरो करा देते थे, 29 एटॉमिक नंबर होता था, और 3D10 4s1। तो कॉपर के नीचे ही सल्फर सिल्वर आता है, तो उसकी मैं क्या कर दूंगी? 4D10 4s1। नाउ हेल्प मी, जिसने कॉन्फ़िगरेशन कहा उसके लिए मैंने कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दी।
कौन स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड? जब तक आप इसमें अपने गेस नहीं लगाएंगे आपको सही आंसर बताऊंगी ही नहीं मैं, क्योंकि सही तो आपसे आना ही नहीं है, वो तो मैंने देना है। लेकिन आपसे क्या आना है आप भी तो देखिए, याद तो तभी होगा, वरना जो अभी आप मेरे को अंदाजे दे रहे हो नहीं दोगे तो टेस्ट में वो अंदाजे डालोगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, स्कूल पेपर्स में बहुत पॉपुलर है क्वेश्चन। पहली और आखिरी बार अब तक आपके पास फजान्स रूल में ही आया, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। फजान्स रूल क्या कहता था कि ये वाली स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, चौथी स्टेटमेंट थी फजान्स रूल की, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जिस भी स्पीशीज में होगी, कैटायन में होगी, वो ज्यादा पोलराइज कर सकता है। अगर आप ध्यान दें तो उसमें पोलराइजेशन ज्यादा है। पोलराइजेशन ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? उसके अंदर प्लस और माइनस चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। अच्छा, पोलराइज, आप पोलराइजेशन प्रोसेस अगर सोचो क्या थी, कैटायन और एनायन। कैटायन सामने वाले को क्या करता था? पोलराइज। दोनों कैटायन है कंपैरिजन में। पोलराइज करने का मतलब क्या है? एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। लुइस एसिड का मतलब क्या है? लोन पेयर को अपनी तरफ लेके आना। जो ज्यादा पोलराइजेशन करेगा वो ही अच्छा लुइस एसिड होगा। तो Ag प्लस इज गुड लुइस एसिड। ये स्कूल पेपर्स का क्वेश्चन है, 1 नंबर का। ये मत सोचना है कोई मैं नीट या जेई से उठा के लाई हूं। तो अब इसको, क्वेश्चन को इस तरह से अपनी कॉपी में लिखिए कि डाउट सेशन में ना हो। मैं आपके साथ दोबारा इसको कर रही हूं। स्यूडो नोबल गैस always give more polarization, therefore it will attract लोन पेयर या एनायन, कुछ ही लिख लीजिए, एक ही बात है आपके लिए, क्योंकि एनायन भी तो लुइस बेस ही है। लोन पेयर, या यहां लिख देती हूं एनायन इजीली। Therefore Ag plus is more acidic as compared to Na plus। ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर बनता है। हर साल का डाउट सेशन का है तो मैंने इसको सीन से हटा दिया कि अब एटलीस्ट डाउट सेशन में इसके लिए ना आए। अब हम एसिड बेस से ऊपर उठते हैं। लुइस एसिड लुइस बेस हमने देख लिया। थ्योरी पार्ट मेरे लिए इस चैप्टर का पूरा खत्म हो गया। ली चैटलियर मैं पूरा पहले ही करा चुकी हूं। अब आपका टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल आते जाएंगे और उसके हिसाब से आपकी डीपीपी बढ़ती जाएगी, क्लासेस होती जाएंगी। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है ये क्लियरली एक बार दोबारा बता दूं, शायद प्रॉपरली एक्सप्रेस ना हुआ हो। आपने इस तरह के केमिकल इक्विलिब्रियम में क्वेश्चंस देखे हैं, 1 से 2 टूटना। जिस दिन मैंने आयोनिक इक्विलिब्रियम भी शुरू किया था उस दिन भी मैंने यही कहा था कि मैं डिसोसिएट कर रही हूं, जब मैंने अल्फा पढ़ाने की कोशिश की थी। अगर मेरे पास कुछ ऐसा है, राइट, चाहे मैं इसको यूं कर दूं, कैसे भी कर दूं, कोई एक चीज 2 में अगर टूटती है तो उसको कहते हैं डिसोसिएशन। आयनिक इक्विलिब्रियम है क्योंकि आयंस ही आयंस चलेंगे, तो कैन आई से, मैंने इक्विलिब्रियम नहीं बनाया यहां पे अभी, ये एसिड का डिसोसिएशन है, राइट। इसके नीचे अगर मैं ये लिख दूं, ये भी एक एसिड का डिसोसिएशन है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम तो इसी में बनेगा, ऊपर वाले में तो इक्विलिब्रियम बनेगा नहीं। इसका के अगर लिखने को कहूं तो क्या लिखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, जो कि 2 थे मेरे पास, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि ये एसिड है। अच्छा, आप कोई आरएनएस की डेफिनेशन उठा के ले आए यहाँ पे, H प्लस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता मैम, कैसे लिख दिया? आज बता दूं, मैं अपना टाइम बचाने के लिए H प्लस लिखूंगी, जगह बचाने के लिए और एनर्जी बचाने के लिए। वरना वी ऑल नो कि वाटर सामने आया होगा तभी ये हुआ होगा। प्रिंट में आपको हमेशा ऐसा मिलेगा, यहां पे H प्लस चलने देना। इसके लिए मुझे ना आप टोकेंगे और ना आप अपनी कॉपी में बहुत बड़ा हेडिक लीजिएगा जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं। वी ऑल एक्सेप्टेड H प्लस और H3O प्लस एक ही बात है। एनीवेज, लेकिन इसके साथ एक दिक्कत आ गई। अगर कोई ऐसी इक्वेशन लिख के दे तो आपके लिए 2 रिएक्टेंट्स हो जाएंगे, आपको नीचे 2 ब्रैकेट बनाने पड़ेंगे, फेयर। बट व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर हेयर? रोल ऑफ वाटर इज, इसको नोट मत करना, ये सिर्फ वैसे समझा रही है, नोट कोई पूछता नहीं, ये बाय डिफॉल्ट अपने आप आ जाएगा। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमेशा रिएक्टेंट से एक्सेस में लिया जाता है, 1000 गुना 100 गुना।
तो अगर मेरा सोल्यूट है 1 चम्मच नमक, उसको मैं डालती हूं 1 बाल्टी पानी में। समझ रहे हैं आप इस बात को? 1 बाल्टी पानी और 1 चम्मच नमक। तो उस सॉल्ट ने ब्रेक करने के लिए या रिएक्ट भी करे कोई चीज, कितना वाटर यूज कर लिया होगा? 1 चम्मच। 1 बाल्टी पानी में से अगर आप 1 चम्मच पानी निकालते हैं, यू कैन नॉट मेजर इट, यू कैन नॉट एक्चुअली ऑब्जर्व इट। सो सॉल्वेंट तो जितना था उतना ही रहेगा। वो 1 चम्मच आप निकाल लो, डाल लो, आधा चम्मच इधर उधर कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन को क्या माना जाता है बच्चों? कांस्टेंट, फिक्स्ड। ये तो थ्रू आउट रिएक्शन नहीं बदलती क्योंकि एक्सेस में है। तो यहां पर सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन इज फिक्स्ड। एक कांस्टेंट, दूसरा कांस्टेंट, कोई लॉजिक नहीं है। इसको क्या किया गया, क्योंकि ये कांस्टेंट, ये कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला के पे, व्हाई शुड आई कीप हियर? तो उससे बचने के लिए क्या कर दिया, यहां ए लगा दिया। भाई एसिड चल रहा है, एसिड के लिए तुमको वाटर का सहारा लेना पड़ता है। लुईस भी, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी, आर्नियस सब ने बता दिया। तो यहां से ये हटा के मैं अगर के ए लिख रही हूं तो इस इक्वेशन के लिए बिल्कुल वैलिड है। दिस के ए इज नाउ, पिछले केमिकल इक्विलिब्रियम में इस के को क्या कहते थे आप लोग? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और तब भी मैंने कहा था एक ही फॉर्मूला चलना है पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में भी, वो यही, बस मैं के का सिंबल बदलती जाऊंगी। आज के ए पे क्लास है, के बी अपने आप हो जाएगा। अगली क्लास आ जाएगी के डब्ल्यू पे, उसके बाद एक क्लास है के एस पी पे, और एक है के बी पे, बस बफर पे, दैट्स इट। वो आप पे डिपेंड करेगा, आपके न्यूमेरिकल्स की कैटेगरी आप कैसे पिक करते हैं। तो आज के बाद अगर मैं के ए कहूं तो क्या मैं इसको बोल सकती हूं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या बेस? के बी लिख दिया तो वो बेस होगा, के ए लिख दिया तो वो एसिड होगा, इसलिए हेडिंग हमेशा ऐसे लिखी जाती है। तो व्हाट इज के ए एंड के बी? नथिंग न्यू, सिर्फ एसिड का केस है तो के ए, बेस का केस है तो के बी। यहां से आपके आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस शुरू होते हैं, न्यूमेरिकल शुरू होते हैं। पढ़ा हुआ सारा आपका सेम है, वही सब कुछ मैं लाने वाली हूं। तो एक केस करके फिर ये 5 न्यूमेरिकल दे रखे हैं शायद आपकी डीपी में, पांचों करते हैं, ठीक है, ताकि आपको इसमें अब वो थ्योरी से निकल के न्यूमेरिकल में आ सके। तो चेक, अभी क्वेश्चन नहीं कर रही, क्वेश्चन कराने के लिए फॉर्मूला दे रही हूं आपको। आई नो आप सबके पास फॉर्मूला है, भूल गए होंगे इसीलिए। इसके न्यूमेरिकल इजी है, नो क्वाड्रेटिक नथिंग, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। आयोनिक आते हैं हमें लगता है इक्विलिब्रियम हो गया, हम डरते हैं तो एज टीचर्स केमिकल से डरते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि उसमें लंबी कैलकुलेशन है, बच्चों के क्वेश्चन छूटेंगे, गलत होंगे, स्टूपिड मिस्टेक्स होंगी। ये है अब 2-2 मिनट वाले क्वेश्चन, तड़ाक तड़ाक होने वाले। तो वो अब अपन करते हैं। यहाँ पे एसिडिक एसिड का डिसोसिएशन हो रहा है, क्लियर सबको? अगर इनिशियल शुरुआत में ये 1 था तो ये क्या थे, 0 और 0। इसकी आप सबको आदत है। कुछ टाइम बाद जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, आप नोट करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सारे क्वेश्चन यही हैं। सो इट्स जस्ट अंडरस्टैंडिंग। थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो इससे क्या जाएगा, अल्फा अल्फा और ये अल्फा। लेकिन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो मेरे को 0.01 मोलर दे रखी है या 0.3 मोलर दे रखी है, तो उसका मैं क्या करती हूँ, C1 माइनस अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। Since now we are picking weak electrolytes, केमिकल इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रोलाइट वर्ड नहीं आया था, देयर वाज नथिंग लाइक वीक इलेक्ट्रोलाइट। आयनिक इक्विलिब्रियम में वर्ड आ गया वीक इलेक्ट्रोलाइट, विच इज वेरी वेरी लेस देन 1 से बहुत छोटा है। 10 की पावर्स -2 -3 -4 में दोगे आप वैल्यू मेरे को अल्फा की, तो ठीक है, 1 से इतना छोटा है। स्टिल मेरे को तो फॉर्मूला डिराइव करना है जो मेरे को वैसे भी आता है। इसकी जगह सी अल्फा और इसकी जगह C1 माइनस अल्फा लिख दूं बच्चों। डिनोमिनेटर से सब लोग ध्यान यही रखिएगा, डिनोमिनेटर से मैं अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकती हूँ समीर? क्यों नेग्लेक्ट कर सकती हूं मैं? यहां से 1 में से अल्फा माइनस करके भी तुम 9.9993 लेके आओगे, उसको वैसे भी राउंड ऑफ करके 1 करना है। इसको नेग्लेक्ट कर दो, नेग्लेक्ट कर दो तो एक सी कट गया। फॉर्मूला ये आयनिक इक्विलिब्रियम में ये फॉर्मूला चलना है। केमिकल में फिर भी लंबा था, क्वाड्रेटिक बनने का चांस था, यहां वो भी नहीं बनना है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के बजाय आयोनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन बच्चे चुन के करते हैं जब हम फुल सिलेबस टेस्ट लेते हैं, कि आयोनिक के तो बड़ी जल्दी हो जाते हैं, केमिकल के लिए तो वो क्वाड्रेटिक बनेगी, सोचना पड़ेगा। ये फॉर्मूला अगर याद हो जाए मेरे को, मेरी कॉपी में आ जाए, तो मेरी डीपीपी के क्वेश्चन नंबर 11 से 15 करने में 5 मिनट से ऊपर नहीं लगने चाहिए। लेट्स स्टार्ट दैट।
ये फॉर्मूला लिख लीजिए और इसकी हेडिंग क्या हो फॉर्मूले की, डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लेट मी लेबल इट, क्या चीज क्या है मैं उसको लेबल कर दूं, इत्मीनान से नोट करिए। इस के ए को मैं क्या बोलूंगी, अभी अभी बताया, डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसके बाद हम पीएच के न्यूमेरिकल लेंगे छोटे मोटे जितने हो सकेंगे। और अल्फा को क्या बोलते हैं बच्चों, लास्ट क्लासेस में भी देखा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसे अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए ताकि आदत पड़ जाए इन दोनों की। बस कैलकुलेशन यही आनी है, स्क्वायर रूट आना है बस। के ए इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर या के बी इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर, एक ही बात है। ठीक है, बेस आया तो के बी, एसिड आया तो के ए। डीपीपी 5 का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप पढ़ें, फॉर्मिक एसिड, जैसे ही फॉर्मिक एसिड पढ़ते हैं, हमें तो फॉर्मिक एसिड नहीं पता है, क्वेश्चन नहीं होगा, स्पेलिंग लिख दो फॉर्मिक एसिड की, जरूरत ही नहीं है आपको फॉर्मिक एसिड पता होना, उससे एट द एंड निकल प्रोटोन ही रहा होगा, उसके डिसोसिएशन से निकल प्रोटोन ही रहा होगा, सारा ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट पे पढ़ा है ये। तो अगर आपको यहाँ मेलोनिक एसिड, मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड कुछ ही दे दूं, आपको क्या लिखना है, अब कैसे स्पेलिंग लिख दें, आपने तो कह दिया हम कैसे लिख दें, आप देखना मैक्सिमम सॉल्यूशंस में क्या किया होगा। सुहानी यही हो, आई होप मैक्सिमम सॉल्यूशंस में क्या दिया होगा, ये हिंट देखिए एसिड से बचने के लिए, हम तो यही करेंगे। एसिड है तो उसमें H तो पक्का होगा, और उसका क्या लगा होगा, एक एनायन, तो ज्यादातर अब आप बुक्स में देखेंगे AH लिखा होगा, आप एनएमएससी के क्वेश्चन देखेंगे AH लिखा होगा, कि आपको फॉर्मिक, मेलोनिक, सक्सिनिक एसिड में तो फंसाना नहीं है हमने, हमें न्यूमेरिकल में फंसाना है, उसके लिए ऑर्गेनिक है, 12th की, विल टेक केयर। तो आपको AH लिखने से भी कोई परहेज नहीं करना, आराम से आप यहां पर ये भी कर सकते हो, जो भी एनायन उसका मेरे को करना ही कुछ नहीं, मेरे को तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू पुट करनी है बस। हाउ डज इट मेक एनी डिफरेंस कि मुझे उसका फॉर्मूला पता है कि नहीं। तो आप ये हेडेक मत लेना कि इसमें तो ब्रोमो एसिटिक एसिड दे दिया, कैसे करती मैं, भाई एसिड दिया है ना, बस H होना चाहिए, बाकी के लिए A लगा दो। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 अगर सब पढ़ सकें, फॉर्मिक एसिड के लिए एक चीज बोल रखी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालिए और साथ में प्रोटॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन भी निकालिए। स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब है, वही जो हम लेते हैं मोल पर लीटर। जब फॉर्मिक एसिड की सॉल्यूशन आप इतनी लेकर आए, मींस दिस इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और एक और चीज क्या गिवन है बच्चों, के। अब देखना के के साथ हमेशा टेम्परेचर मेंशन होगा, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से के बदलता है। तो मैंने तो सबसे पहले इसको इजी करने के लिए ये काम करना था, कुछ नहीं वो अल्फा शल्फा बनाने की जरूरत, बचो उससे, सीधे फॉर्मूला लगाओ। क्या है फॉर्मूला, के ए इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर। मेरे से क्या पूछा है, अल्फा पूछा है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है बच्चों, 0.01। क्या मैं इसको 10 की पावर -2 कर दूं, 0.01 को चेक, और के ए की वैल्यू क्या दी है, 2.1 इंटू 10 की पावर -4। कितनी स्पीड से आप मेरे को ये कैलकुलेशन बिना पेन उठाए दे सकते, पेन छोड़ दो, पेन छोड़ दो। अगर इसके लिए आपने पेन उठा लिया, मींस आप जेई नीट के में तो इसमें टाइम ले जाओगे, यही माइंड गेम है आपके साथ। नहीं उठाना मैं अभी भी कहूंगी, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने अगर पेन उठा लिया कोई लॉजिक नहीं है। चेक, पहले तो ये अल्फा स्क्वायर आई नो, ठीक है। इसको कहां सॉल्व करते हो आप, क्या लेके जाओगे बताइए, 2.1 इंटू 10 की पावर, मुझे टाइम लगेगा क्योंकि मेरे को बोर्ड पे दिखाना है। आप सोचो जब लिखना होता तो कितना टाइम लगता है। अब इस स्क्वायर को हटा दूं और इसका स्क्वायर रूट कर दूं, √2 तो सबको याद होगा। जब भी आप जेई नीट के क्वेश्चन देखेंगे इस तरह की कैलकुलेशन मिलेगी, स्कूल के भाई बहुत बड़ी बड़ी मिलेगी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। तो अल्फा क्या आ जाएगा, 1.414, यहां तो तीसरे डिजिट तक भी मांग लो दे देंगे, √2 रटा हुआ है। तो 1.414 इंटू 10 की पावर -1। चेक, एम आई राइट, कोई गलती तो नहीं की, चेक कर लेना लिखने में गलती हुई हो कहीं, गिवन वैल्यू और इसमें। तो इसमें मेरे को लिखना पड़ा, घूम घूम के बोलना पड़ा, तो टाइम लगा, आपको लॉजिकली नहीं लगना चाहिए। यस, ये जरूर कंफर्म करना मेरे वैल्यू पुट करने में कोई गलती ना हुई, कि देख के बोर्ड पे लिखने में एक आधा माइनस इधर उधर ना हो गया हो। तो क्या ये क्वेश्चन खुद कर लेंगे, 12th का आंसर दो, कोशिश करना कैलकुलेटर एटलीस्ट मत इस्तेमाल कर।
मैं 12th के लिए वेट कर रही हूँ, जल्दबाजी नहीं, क्वेश्चन 12th के लिए वेट कर रही हूँ। अच्छे से करिएगा, एक फॉर्मूला बेस बन जाएगा आपका। दक्ष बताना आंसर कितना आ रहा है बालक? 13 कहता है एक अगेन एसिटिक एसिड है जिसमें सी मेरे को दे रखा है, सी इज 0.01 और 10 टू द पावर -2। यहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आए हाय, ब्रैकेट में मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे दिया क्योंकि डीपीपी है। अगर ये टेस्ट का क्वेश्चन होता तो ब्रैकेट में ये नहीं दिया जाता। अब आप सुनिए यहां पे क्या करना है। अल्फा को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसको बोला जाता है परसेंटेज डिसोसिएशन। आप सिर्फ इसी में कंफ्यूज होंगे, निकालना क्या है, 100 से इंटू करना है कि नहीं करना। अल्फा को क्या बोलते हैं बच्चों? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और परसेंटेज डिसोसिएशन क्या होता है? अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 100। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनटू 100 इज परसेंटेज डिसोसिएशन। इस क्वेश्चन में आपको 1.34% आयोनाइज्ड या डिसोसिएटेड दे रखा है, तो परसेंट में दे रखा है, इसका मतलब क्या है? अल्फा इंटू 100 इज 1.34। तो अल्फा कितना होगा? 0.0134. So alpha is 0.0134. Rest is same. Ka is equals to C alpha square. क्वेश्चन 13 में बस ये था परसेंटेज डिसोसिएशन। भाई क्वेश्चन 11th में एक चीज भूल गई मैं पूछना, दो बातें पूछ रखी थी। एक तो अल्फा पूछ रखा था, भाई इसी पे अगली कैटेगरी शुरू होने वाली है, इसी चीज पर, इसीलिए शायद मैं वापस अदरवाइज आती भी ना। चेतन ने पॉइंट आउट किया कि अगली कैटेगरी न्यूमेरिकल इसी पे है। H3O+ को मैं H+ बोल दूं चलेगा बच्चों? मेरे को बहुत टाइम लग रहा है। प्रोटोन आयन कॉन्सेंट्रेशन भी पूछी है। क्या आप मेरे को इसमें प्रोटोन आयन कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हैं? जैसे ही आपसे प्रोटोन आयन कॉन्सेंट्रेशन पूछ ली, आपको अब उसकी जरूरत पड़ गई जो नेक्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन है, एट इक्विलिब्रियम ये रहा होगा C1 - अल्फा, ये रहा होगा C अल्फा, ये रहा होगा C अल्फा। दिस इज व्हाट नेक्स्ट कैटेगरी इज कमिंग अप। आपसे प्रोटोन की कॉन्सेंट्रेशन पूछेंगे और पीएच पूछेंगे। तो प्रोटोन की कॉन्सेंट्रेशन यानी H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन पूछी थी, तो क्वेश्चन में C मेरे को दे रखा है 10 की पावर -2, और अल्फा आप लोगों ने मेरे को निकाल के दे दिया 1.4 इंटू 10 की पावर -1 है। ये भी ओरल क्वेश्चन। आपसे प्रोटोन की कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहे हैं, ये भी ओरली आप निकाल सकते हो। सो अब आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो आपसे कोई भी इसमें कुछ भी पूछ ले, आप निकालने लायक हैं। इसको लेके मैंने टाइम दे दिया आपको, चल सकती हूं आगे। अब 15th तक सारे इसी तरह के हैं। 14th क्वेश्चन में शायद और कुछ नहीं समझ आया तो हमने सी पूछ लिया। अभी कंसंट्रेशन निकालो सब देके, शायद वो आप खुद देख लेना क्या पूछा है। पीपीपी 5 का क्वेश्चन 8th, AB2 दे रखा है ना? हाँ, अगर AB2 मेरे को डिसोसिएट करना है, डिसोसिएशन मतलब कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयंस, मतलब जितने बन रहे हैं वो टुकड़े बने, A+2B। अब कैटायन एनायन का हेडेक नहीं ले रहे हम, आप चाहो ले सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, सॉरी यहां क्यों लिख रहे हैं, मत लो, नो कंफ्यूजन्स। इसके लिए आप मेरे को अल्फा निकाल के दीजिए, मैं आपके साथ साथ कर रही हूं, देखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का, ये स्कूल पेपर्स में एक्सपेक्ट मत करना। इनिशियली 1 0 0, थोड़ी देर बाद 1 में से अल्फा, यहां अल्फा और यहां पर 2 अल्फा। तो इसके आगे अब सी भी लगा दूं, वैसे तो इन्होंने अल्फा पूछा है, सी दे रखा है, सी दे रखा, तो सी की टर्म्स में करना पड़ेगा। तो यहां भी सी लगा दूं, सी लगा दूं, और इधर भी सी। यहां तक पहुंच गए बच्चे? अब देखो खुद शायद कोई निकाल दे ले, मेरे को इजी हो जाए। असली तो यही है, बस इसी दो लाइनों पे है सारा क्वेश्चन। देखिए क्या करोगे, के ए इज इक्वल्स टू सी अल्फा प्लस 2C अल्फा का होल स्क्वायर नहीं भूलना, क्योंकि रेस टू पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज मस्ट। प्लस कर दिया है मैंने बीच में, आई एम सॉरी। डिवाइडेड बाय, नीचे का अल्फा तो इग्नोर ही कर दे, 1 - अल्फा, चाहे पुट करने को दिखा सकते हो, नीचे तो सिर्फ सी आने वाला है, ये और ये कट गए। अब करो और देखो कौन सा ऑप्शन मैच होता है, A B C जो भी, खुद देखो। स्क्वायर अगर नहीं किया ना, जो जनता करेगी ये गलती, स्क्वायर नहीं करेगी ये,
और उससे वो ऑप्शन बड़ा सजा हुआ मिल रहा होगा, वो भी तुमको स्क्वायर ना किया हुआ मिल रहा है शगुन, ए वही है। हाँ बस -1 इसका जनरल बैकग्राउंड सारा दे दूं। आयोनाइजेशन कांस्टेंट, अभी तक क्या चल रहा था, कौन सा कांस्टेंट चल रहा था, डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो कैटेगरी खत्म। अब आ जाता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट। क्यों भाई आपने आयोनाइजेशन क्यों उठा लिया अननेसेसरी एक नया शब्द। वाटर इज नॉट हैविंग अ कैटायन एनायन क्लियरली, इट इज अ पुअर इलेक्ट्रोलाइट। स्पेशली वाटर के लिए मैंने आयोनाइजेशन लिया है, क्योंकि ना ये एसिड है ना ये बेस है, ना मैं के ए लिख सकती हूं ना मैं के बी लिख सकती हूं। ऐसा नहीं है, लिखने को लिख भी सकते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन पता है कि ये कैटेगरी अलग ही है तो क्यों ना इसके लिए अलग लिख दें। तो अब आपको मिलेगा के जो वर्ड है इसके नीचे कोई सबस्क्रिप्ट नहीं है, इट इज फॉर वाटर, इट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो आपकी हेडिंग में आयोनाइजेशन कांस्टेंट का मतलब ये होगा। बट कैसे आया ये, वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जो सेल्फ आयोनाइजेशन करता है, खुद ही अपने आप से आयोनाइज होता रहता है। एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को खुद से आयोनाइज करेगा, चेक, सेल्फ आयोनाइज क्या करेगा, एक क्योंकि एम्फोटेरिक है, एक मॉलिक्यूल एसिड बन जाएगा एक मॉलिक्यूल बेस बन जाएगा, इसीलिए इसको आयोनाइजेशन बोला। मैं क्या बोलती, इसको देखती तो के ए बोलती, इसको देखती तो के बी बोलती, कोई लॉजिक है। दैट्स व्हाई आई हैव टू ब्रिंग इन अ न्यू के, सिर्फ सिंबल, सिर्फ उसका नाम और कुछ नहीं नया लाई में। दो वाटर मॉलिक्यूल है, एक ने क्या किया, दूसरे से प्रोटॉन एक्सेप्ट करके H3O+ बना लिया और OH-। तो एक तो क्या बना, बेस, और एक क्या बना, एसिड। इनका एवरेज क्या होगा, एम्फोटेरिक। तो इस तरह के केसेस के लिए मेरे को के जो है वो डिसोसिएशन बोलना जमता नहीं था, इसीलिए क्या बोला, आयोनाइजेशन। चेक, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर दे लेंगे, अभी तो कुछ आया ही नहीं खास। लेकिन अब आपको मैंने लास्ट क्लास में बता भी दिया था, वाटर इज वेरी 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 पुअर इलेक्ट्रोलाइट, इसका अल्फा भी बहुत कम होगा अगर मैं अल्फा पे जाऊं, रेदर उससे बेटर है वाटर जो आप लोगे उसमें से कितने मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो पाएंगे। किसी को आइडिया है कुछ, क्लास 10th में पीएच वीएच पढ़ाओ, वहां कुछ सुनाओ किसी से थोड़ी सी एक्स्ट्रा। 10⁻⁻⁷, वो इसी से तो pH 7 आया था शायद। आप सोचो, और ये ना रटना नहीं, ये नंबर कोई नंबर नहीं है, आप एक बार सोच के देखिए, 1 मोलर सॉल्यूशन में से सिर्फ 10⁻⁻7 डिसोसिएट होके गए। -7 का मतलब समझ रहे हैं, 1 में से कोई गिनती है इसकी, हाईली नेग्लिजिबल। जब सिर्फ 1 मोल में से इतना जाके प्रोटॉन और यानी कि H3O+ और OH- में डिसोसिएट होगा, तो काहे का इलेक्ट्रोलाइट बोलते हो तुम इसको, क्यों ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इट इज जस्टिफाइड वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि जब टूटता ही इतना कम है, तो अगर ये इतना कम टूटता है मतलब वाटर तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। जब ये इतना कम ब्रेक हो रहा है तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन में तो कोई चेंज नहीं आया। आप सोचो 1 में से इतना माइनस करके क्या निकाल के लाओगे आप, कितने 9.9999 संभालने पड़ेंगे आपको। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में ये तो कांस्टेंट ही रह गया, नेग्लिजिबल चेंज आया। उधर हम अल्फा इग्नोर कर रहे हैं, इधर इसको इग्नोर करना पड़ेगा। इग्नोर तो कंपैरिजन में करते हैं प्लस और माइनस में, यहां अकेले को कैसे इग्नोर कर दूं, सिंस इट इज नॉट गोइंग एनी अंडर एनी चेंज। इसको इधर ले आओ, जब इसको मैं इधर लाती हूं ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए ये मैं नोट करवाऊंगी समझने के बाद। इसको अगर मैं इधर लाऊं, क्योंकि इग्नोर करना यहां आसान नहीं था बच्चों, इन दोनों के लिए फिर नया सिंबल बनाया। भाई इसकी तो कंसंट्रेशन कोई रोल ही नहीं प्ले कर रही, कांस्टेंट है शुरू से। तब मैं आयनिक प्रोडक्ट के लिए क्या W डाल देती हूं। तो आज 2 K दे के भेजूंगी आपको, एक तो KA KB, वो तो एक ही बात है, और एक KW। व्हाट इज KW, आज के बाद कंफ्यूज मत होना कि आपने के फॉर्मूले में सिर्फ प्रोडक्ट्स कैसे लिखे, नीचे वाले रिएक्टेंट्स किधर गए, नीचे वाले रिएक्टेंट इस W में आ गए, क्योंकि बदलाव ही कुछ नहीं हो रहा था। नोट दिस स्लाइड, फिर इसके ऊपर छोटे छोटे ओरल क्वेश्चंस करते हैं, टॉपिक क्लोज करते हैं। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसका नाम मैंने आयोनिक प्रोडक्ट ही क्यों रखा, कुछ और भी रख सकती थी, सुनिएगा। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर रेफर्स टू
प्रोडक्ट ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसोसिएशन ऑफ वाटर और आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ये तो सिर्फ मैंने एक तरह से वर्ड्स मिला के एक सेंटेंस बना दिया कि व्हाट इज आयोनिक। कोई पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन आपको पता हो आयोनिक प्रोडक्ट क्या है। वाटर के अंदर जितने भी जो दो आयंस हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या अगली हेडिंग पे जाने को मैं तैयार हूं। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर सबको समझ में आ गया। डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट सबको क्लियर हो गया। उसमें वाटर डिनोमिनेटर में था, इसमें वाटर यहीं घुसा हुआ है। जितना भी है यहीं घुसा हुआ है। कितना बाद में बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के थ्रू कि आप सोच सकते हो ऐसे कैसे दोनों सेम हो गए। हमेशा कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लेंगे, 1 से ही तो मल्टीप्लाई होना है, फर्क क्या पड़ना है। बट वी विल डिस्कस अबाउट इट। 1 लीटर लेंगे कि 1 मोल लेंगे, वो अभी उसके लिए अभी मेरे को सही टाइम नहीं है कि उसके क्वेश्चंस नोट करूं। अब जरा आप लोग अपनी क्लास 12th की 10th की नॉलेज से मेरे को बताइए पीएच क्या होता था। हमारा आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड पीएच ये काम चल रहा है, जो आपकी हेडिंग है अगले क्वेश्चंस की। ज्यादा नहीं कराऊंगी, आर्यन को देख के मुझे भी तरस आ रहा है कि नहीं ज्यादा नहीं कराऊंगी, मतलब थोड़ा सा। ये तो हम पिछली स्लाइड पे करा है, इसको तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ये नोट मत करना, ये रिपीट है। यहां तक सबके पास है। क्या हम ये जानते हैं कि K डिपेंड्स ओनली ऑन वन थिंग, दैट इज टेम्परेचर। तो आपसे वाइवाज में ये क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे, बेटा गर्म पानी की बारिश हुई तो उसका पीएच कितना होगा। राइट पानी को गर्म कर दो तो उसका पीएच कितना होगा। हम तो पीएच 7 करके चलते हैं न्यूट्रल वाटर का। गर्म करने से पीएच बदलेगा। मतलब दिस इज अ क्वेश्चन, आप मेरी बुकलेट में देखेंगे, ऑब्जेक्टिव में मिलेगा कि अगर रेन वाटर 60 डिग्री पे गिरे, 60 डिग्री अच्छा गर्म पानी है, तो उसका पीएच तब भी 7 होगा। ये छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन करा रही हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करा रही आज। कि आपको पीएच स्केल एक्चुअली में क्या है उसकी थ्योरी पता हो, न्यूमेरिकल अगली क्लास में। तो पीएच क्या है मेरे पास वो समझें, उससे पहले आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर लाना जरूरी होता है, उसी से पीएच स्केल पैदा हुआ है। 25 डिग्री पर के डब्ल्यू की वैल्यू फिक्स है, जो आप बच्चों को आज के बाद याद होनी चाहिए, 10 टू द पावर -14। ये लिखने की जरूरत नहीं है अब। जब तक आयोनिक इक्विलिब्रियम चलेगा यही चलेगा, 10 की पावर -14। फिर भी किसी का मन कर लिख सकता है, मेरा मतलब ये है कि ये इतना ज्यादा होने वाला है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर के डब्ल्यू इज 10 की पावर -14। मैं आगे पढ़ाऊं उसका कोई फायदा नहीं जब तक पिछला मेरे को नहीं आता। तो मेरी क्लास मुझे सजेस्ट करे, अगर मैं पानी थोड़ा सा गर्म कर दूं, राइट, नॉर्मल रूम टेम्परेचर 25 डिग्री पे इतना है। इफ आई आस्क यू 40 डिग्रीज पर के डब्ल्यू क्या होगा, पिक द वैल्यू। पिक। जो अगली स्लाइड पे आना मैं यही करा रही हूं आपको, खुद के दिमाग से। लोग थक रहे हैं तो सोचा चलो एक्सरसाइज कराई जाए। -16। मेरे ख्याल तो टेम्परेचर बढ़ने से के बढ़ता है। अब को क्यों बढ़ता है जी, एक्सो एंडो डिपेंड करता है। लेकिन डिसोसिएशन हमेशा क्या होती है, कुछ टूटना। आयोनाइजेशन हमेशा क्या होता है, एंडोथर्मिक। तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाटर ज्यादा टूटेगा। वाटर ज्यादा टूटेगा तो उसका के डब्ल्यू बढ़ जाएगा। के डब्ल्यू बढ़ जाएगा मतलब आंसर शुड बी बड़ी वैल्यू एज कंपेयर टू 10 की पावर -14। इट शुड बी 10 की पावर -12। ऑब्जेक्टिव जब ऐसा मिलेगा, और मिलते हैं बड़े रेपिटेटिव है ये, एक ही वैल्यू होगी मैच करती हुई। बाकी तो कुछ इस तरह की दे रखी होंगी कि आप मतलब आपका अफेक्ट नहीं होना चाहिए कॉन्सेप्ट। सो इसमें अगर मैं अभी इसको इग्नोर करिएगा, क्या लिखा है, आई एम नॉट टेकिंग इट टुडे, जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगी तब लूंगी, अभी मैं थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ले लूं। तो कैन आई से 25 डिग्री पर अगर वैल्यू 14 है, 10 की पावर -14, तो 30 डिग्री पे थोड़ी सी बढ़ गई। देखिए वो तो चलो मैंने काफी हाई टेम्परेचर लेके पावर्स में ही चेंज करा दिया, बट जरूरी थोड़ी पावर्स में बढ़े, यहां भी तो बढ़ सकती है। 40 डिग्री पे 3 इंटू 10 की पावर -14, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया, क्या बढ़ा, अल्फा। अल्फा माने डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो उसका रीजन जो लास्ट स्लाइड में सिर्फ आपसे वर्बली डिस्कस किया, उसको नीटली यहां दे दिया कि भाई ऐसा ना लगे कि हमने लिखा नहीं और फटाफट थ्योरी होगी। तो इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ, दिस इज द की। दोनों बढ़ रहे हैं बराबर।
ऐसा नहीं सिर्फ प्रोटॉन बढ़ रहा है। तो कोई आपसे पूछे ना गर्म पानी की बारिश एसिडिक होगी और आप हाँ कर दो, बेवकूफी होगी। गर्म पानी की बारिश भी न्यूट्रल होगी, क्योंकि जितने प्रोटॉन बन रहे हैं टूट के, उतने ही OH नेगेटिव भी तो बन रहे हैं। तो H+ और OH माइनस पुराना है अपने, तो हम आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। जितने प्रोटॉन्स बन रहे हैं, अगर उतने ही OH नेगेटिव बन रहे हैं, तो बारिश न्यूट्रल है। वो ना एसिडिक है ना बेसिक है। ये बड़े टिपिकल क्वेश्चन आपको दिखेंगे पीएच में, थियोरेटिकल। तो गर्म करने से ये नहीं है कि पानी एसिडिक हो रहा है, ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है। मे बी वो कंडक्टर बन जाए, थोड़ा सा कंडक्टिविटी उसकी बढ़ जाए, आयंस का नंबर बढ़ा है। ना वो एसिडिक हो रहा है ना वो बेसिक हो रहा है। गर्म पानी बायोलॉजिकली सेम है, बॉडी में इफेक्ट उसका सेम है जो नॉर्मल वाटर का है। आयंस की गिनती के हिसाब से बस बढ़ गया, आयंस की गिनती बढ़ेगी और कोई फर्क नहीं होगा। अगर रेन वाटर गर्म है तो भी वो न्यूट्रल है, रेन वाटर ठंडा है तो भी वो न्यूट्रल है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? एनीवन वांट्स टू नोट इट कैन, अदरवाइज मैं अगले थ्योरेटिकल इसी पीएच पे चलूं। पीएच की डेफिनेशन पे आए, अभी तो पीएच आया ही नहीं, अभी तो केडब्ल्यू चल रहा है। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को लेके जो डिटेल मैंने देना था यहां दे दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वाई आप कंफ्यूज होगे तो इसी में होगे। ये कुछ ऐसा है ही नहीं ये कि क्यों हुआ ऐसा, क्या सारी चीजें बढ़ती हैं? नहीं, इट इज अबाउट KW ओनली। सो अब आते हैं जी पीएच की तरफ, लौट के शुरू होते हैं थोड़ा थोड़ा। प्योर वाटर में 25 डिग्री पर इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में अब मुझे कुछ कमेंट करना है, और वो देखिए आप। प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी वैल्यू 10⁻⁻14 होती है। एग्रीड एवरीबॉडी? ये एक डाटा दिया गया, मैंने याद कर लिया। इसका मतलब ये दोनों तो बराबर ही होंगे। यस, ये दोनों बराबर होंगे तो हर एक आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 10⁻⁻7। दोनों को आधा आधा कर दिया मैंने। जितने H+ हैं उतने ही OH- हैं। वो निशानी है प्योर वाटर की। एक भी चीज दोनों में से ज्यादा है मतलब वाटर प्योर नहीं है, कुछ उसमें मिला हुआ है। then it can be good conductor, then it can be harmful, hazardous to drink or not harmful, either healthy to drink। क्या फर्क होता है डिस्टिल वाटर और जो मिनरल्ड वाटर बिस्लरी के नाम पे आप लोग लेते हैं? क्या फर्क होता है दोनों में? है तो पानी, उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, तभी उसको मिनरल्ड वाटर कहते हैं। वो मिनरल्स क्या करते हैं? इसके इक्वेशन को बदल देते हैं, कोई एक चीज ज्यादा होती है। पानी में कौन सी चीज ज्यादा होनी चाहिए आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए? बेसिक एल्कलाइन। आपकी बॉडी का ओवरऑल मीडियम अगर एल्कलाइन है, यू विल इनवाइट लीस्ट डिजीजेस। जब अब अगर आप देखें जो भी खाना आपको पसंद है, लिस्ट बना लो 25 चीजों की, 25 के 25 एसिडिक होंगी। आपको कोई अल्कलाइन चीज पसंद नहीं होगी। आजकल के बच्चों को ऑल जंक जो भी आप लेते हैं, वो सारा का सारा बॉडी के मीडियम को करता है एसिडिक। और अनफॉर्चुनेटली किसी को भी कैंसर डिटेक्ट होता है, उसको सबसे पहले क्या रोकते हैं, क्या मना करते हैं? कि आप हर प्रिजर्वेटिव वाली चीज खाना बंद करो। अच्छा, कोई भी एक चीज बढ़ेगी तो वो एसिड या बेस डिसाइड करेगी उसको। H+ बढ़ गया तो आर्हीनियस कहता है एसिड बढ़ गया। OH- बढ़ गया अपने काउंटर पार्ट से, तो वो चीज क्या हो गई? बेस हो गई। तो अब अगर मैं बात करूं कि प्योर वाटर में लेकर आई, उसके अंदर H आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? इतनी। लेकिन आपने उस प्योर वाटर के बीकर में थोड़ा सा एसिड डाल दिया, अ ड्रॉप और 2 ड्रॉप्स ऑफ HCl एसिड। आप खाने में भी एक एसिड खा रहे हैं बहुत कॉमनली, वो भी एक प्रिजर्वेटिव है, सल्फ्यूरिक एसिड। जितना भी रेडीमेड अचार आपके घर में या होटलों में आगे सर्व कर देते हैं, लाल लाल रंग वाला, उसके अंदर कलर तो जो है सो है। आप अगर प्रॉपर रेसिपी देखें तो किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल को इतना सूख के तैयार होने में 6 महीना लगता है। तो किसी भी पिकल इंडस्ट्री के पास 6 महीने नहीं है प्रॉफिट कमाने के लिए। जस्ट अ नाइट सल्फ्यूरिक एसिड में डुबोते हैं कटे हुए आम को, और उसमें से सुबह निकाल, कुछ घंटों के लिए निकाल के उसको कलर्स और मसालों से पैक करके पचरंगा के नाम से या टॉप्स के नाम से हमें पकड़ा देते हैं। दे आर नॉट मेड इन द रूटीन प्रोसेस, दे आर मेड बाय यूजिंग दीज सल्फ्यूरिक एसिड्स। यहां मैंने HCl लिखा है, यही काम सल्फ्यूरिक एसिड करता है। सो HCl अगर मैं प्योर वाटर में ऐड करूं तो उससे क्या होगा? ये बढ़ जाएगा, चेक, ये बढ़ेगा।
अब हमें पता है प्योर वाटर की बात की जा रही है, जो पिकल्स और जैम्स है, पिकल्स में खासकर क्या किया जाता है, एक आम को सुखाने का क्यों यूज है, पानी निकाल दो उसका, बस उसका पानी सूख जाना चाहिए ताकि उसमें फंगस ना लगे, बस। तो वो पानी तो है जो सारा कुछ बैक्टीरिया को या किसी को इन्वाइट कर रहा है। तो अगर वाटर का ये इक्विलिब्रियम देखो, ये हमेशा चलता रहेगा। आपने उसमें थोड़ा सा क्या डाल दिया, एसिड। तो मैंने एक बीकर में वाटर लिया, उसमें एक ड्रॉप HCl डाला, उस एक ड्रॉप में जितने भी HCl थे सारे डिसोसिएट होंगे। इक्विलिब्रियम मैंने बनाया, कोई एक का मतलब HCl की बात नहीं कर रही मैं, या वाटर की कर रही हूँ, तो उसमें इक्विलिब्रियम बनाया है। लेकिन अगर बच्चों इसमें मैं HCl डाल देती हूँ तो HCl क्या काम करेगा, वो तो पूरा डिसोसिएट होगा, बढ़ा देगा। एक प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाते हो, ली चैटलियर क्या कहता है, आपने उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया। उसको कंज्यूम करने के लिए वो क्या करेगा, आपने में क्या बढ़ा दिया, H+, तो यहाँ के OH को लेके भागेगा। OH कम होने शुरू हो गए सोल्यूशन में। जब वाटर के सोल्यूशन में ये कम होने शुरू हो गए, ये तो सप्लाई हो रहे हैं, ये तो ज्यादा है और ये कम, तो OH जैसे ही कम होना शुरू हुआ, सोल्यूशन क्या बन गई, एसिडिक। जब तक आप इसको इस नजरिए से नहीं सोचेंगे, पीएच वही क्लास 10th वाला रटा रटाया कॉन्सेप्ट होगा, विच इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर 11th। आपको ये नहीं सोचना एसिड मतलब 7 से नीचे, पीएच बेसिक मतलब 7 से ऊपर, नहीं। एसिडिक मतलब H आयन कॉन्सेंट्रेशन किसी ने तो आके बढ़ाई तो एसिडिक है, चल पड़ते हैं। जहां हम क्वेश्चन पूछने से गड़बड़ा जाते हैं, व्हाट हैपन टू OH नेगेटिव, OH नेगेटिव कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है, ली चैटलियर। जब तक ली चैटलियर तक नहीं पहुंचोगे तब तक इसका आंसर आपको, ट्रिकी क्वेश्चन का आंसर तो नहीं मिलेगा। सो यानी कि मैं कुछ भी एसिडिक डालूंगी तो आप बच्चे क्या सोचते हैं, एसिडिक डालना है प्रोटॉन बढ़ा पीएच घटा, नहीं। एसिडिक चीज डालिए प्रोटॉन बढ़ा OH घटा, जिसकी वजह से सॉल्यूशन एसिडिक हुई। पीएच एक नंबर है, बाद में बात कर लेंगे, 7 से बड़ा की छोटा, क्रैमिंग है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है। सो आपको ये पूछा जाएगा एक्शन रीजन में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए ना, न्यूमेरिकल चैप्टर से लपक लेते हैं बच्चे कि HCl डालते ही इक्विलिब्रियम का क्या हुआ। हमें तो पता था HCl डालते ही पीएच एसिडिक हो जाएगा, ये क्या पूछ लिया, equilibrium will shift to backwards and OH will be eaten away। OH नेगेटिव को कंज्यूम कर लिया जाएगा क्योंकि H पॉजिटिव ज्यादा आ गए, अंडू करने के लिए पीछे जाना पड़ा। दिस इज द रीजन बिहाइंड द होल लॉजिक, जिसकी वजह से पीएच H+ आयन के साथ रिलेट किया गया। तो ये लॉजिक आपके लिए हुआ कि अगर आप कोई भी चीज, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन सब इसी पे होंगे अगली क्लास में। तो लास्ट थिंग फॉर टुडे इज पीएच की डेफिनेशन तो देके भेजें आपको, क्या होता है पीएच स्केल, इसी पे अगली क्लास में डीपीपी आते ही शुरू होगी। तो पीएच स्केल क्या होता है, अब H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन या एसिडिक स्ट्रेंथ को शो करने के लिए मेरे को एक स्केल चाहिए था, ताकि मैं बता सकूं जो सामने 50 एसिड की लिस्ट है उसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है और सबसे कम एसिडिक कौन है। तो उसके लिए एक पीएच स्केल लाया गया, ये क्लास 10th है पूरी आपकी। pH means potence dehydrogen, और स्मॉल p इस पूरे चैप्टर में बार बार नहीं बताऊंगी, माइनस लॉग की जगह है। जहां भी स्मॉल p है वहां कभी भी मैं माइनस लॉग कर सकती हूँ, जहां भी माइनस लॉग है वहां कहीं भी मैं स्मॉल p लिख सकती हूँ, दे मीन सेम। तो इट इज माइनस लॉग ऑफ H आयन। स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब है, मोल पर लीटर, यानी प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन मैंने आपको मोल्स पक्के आपने वो पुट कर दी गए, पहली कैटेगरी तो यही होगी, आपको लीटर से डिवाइड करना होगा जैसे अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम में कैटेगरीज की थी। तो ठीक है जी, अब ये वाला माइनस, अब देखिए क्या किया है मैंने इसको, यहां पर 25 डिग्री पर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन में, वाटर में H आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है याद कर रखे हूं, 10⁻⁻7। तो यहां पर मैं H आयन कॉन्सेंट्रेशन आई नो प्योर वाटर में इतनी है, तो पुट कर दूं इधर। अब ये माइनस और ये माइनस, अच्छा लॉग एंटी लॉग मैंने लास्ट चैप्टर में कराया नहीं था, इस चैप्टर में कराऊंगी आपको। पहले तो ये देखिए 10 की पावर में जो भी कुछ होता है लॉग में वो एज इट इज उतर के आ जाता है, तो आंसर आना चाहिए था -7, बट बाहर क्योंकि एक और माइनस है उसने आके इसको क्या कर दिया, प्लस, इसीलिए फॉर्मूले में माइनस लॉग लगाना पड़ा बच्चों, वरना आंसर नेगेटिव में आता। कोई स्केल नेगेटिव में रिलेट करना मुश्किल होता है, तो इसीलिए न्यूट्रल वाटर का पीएच हमेशा 7 होगा। किसी ने अपना दिमाग अब तक चलाया हो
तो एक सवाल का जवाब दीजिए और जाइए। नीचे वाला क्वेश्चन नहीं करा रही मैं, बहुत इजी है, अगली क्लास में ही शुरू करूंगी। अगर टेम्परेचर बढ़ा देती तो पीएच न्यूट्रल वाटर का बढ़ता के घटता? ये जवाब दो और जाओ। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देती, सोचो सोचो, कोई बात नहीं, सेम दे रहे हो, मुझे भी पता है, मेरे पास है अभी 7-8 मिनट, मैं घुमा सकती हूँ आप लोगों को। मैं इसकी बात कर रही हूं ना, पीएच, तो आपको ये पता। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो न्यूट्रल वाटर का पीएच 25 डिग्री पे तो 7 है, मैंने निकाल के दे दिया, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। सेम। ये तुम्हें घर नहीं जाना है क्या? मुझे तो जाना है। सेम क्यों? कहा मैंने बोला एच आयन कॉन्सेंट्रेशन फिक्स होती है? मैंने तो हमेशा बोला के फिक्स होता है, टेम्परेचर बदलने पर के बदलेगा। अच्छा, अब आप एक चीज सोचिए, टेम्परेचर बढ़ाने पर के क्या हुआ है, बढ़ा है, तो एच आयन कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ेगी? के का मतलब क्या है? अल्फा बढ़ना, टूटना बढ़ना, प्रोडक्ट्स बड़े हुए, प्रोडक्ट्स बड़े हुए, अब हो गया भाई, अब हो गया, अब नहीं जवाब दे रहे तुम लोग। ये बढ़ गया, एच आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी क्योंकि ज्यादा टूटेंगे। जब बढ़ेगी तो शायद कॉन्सेंट्रेशन जो है, शायद अंदाजे से लिख देते हैं, -6 कर दूं, है नहीं -6, मतलब वो अगली क्लास में बताऊंगी, 65 डिग्री पे जाके 6.5 होता है, 6 के लिए मैं लिखवाऊंगी कब होता है। बट अभी आपको आसान समझाने के लिए, ये बढ़ना ही तो है। अब न्यूट्रल वाटर का पीएच कितना होगा? पीएच स्केल टेम्परेचर के हिसाब से बना हुआ है, तो न्यूट्रल वाटर, अभी नहीं, बैग उठाओ, रुक जाओ, न्यूट्रल वाटर का पीएच विल चेंज विद टेम्परेचर, वाटर की न्यूट्रलिटी विल नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। दोनों बराबर रहेंगे ना, जितने H+ बनेंगे उतने ही OH- बनेंगे। जब मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, दिमाग में रख के कराया था कि आखिरी में ये पूछना है इनसे, क्योंकि ये सोचे बैठे हैं कि पानी गर्म कर लो तो भी न्यूट्रल रहता है। यस, सही सोचा है, लेकिन पानी गर्म करने पर क्या पीएच सेम रहेगा? 7 नहीं। आई होप इट इज क्लियर नाउ कि अगर आप हीट करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, एच आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, पीएच वैल्यू फॉर न्यूट्रल वाटर घटेगी, स्केल बदल जाएगा। जिस स्केल पे लाइन खींच रखी होगी ना, ये न्यूट्रल की निशानी है, नया लाना पड़ेगा। ये मजबूरी थी, मेरे को स्केल के साथ हमेशा टेम्परेचर देना पड़ेगा कि मैं किस टेम्परेचर पे बात कर रही हूं, आपकी वैल्यू बदल जाएगी। बी प्रिपेयर्ड फॉर ट्रिकी क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक इन एनी लेवल, चाहे आपका स्कूल लेवल हो, चाहे आपका जेई नीट लेवल हो। अब अगली क्लास में, जैसे आज हुआ, शार्प 2:30 पे मैंने क्लास स्टार्ट की थी,